आज हम अम्ल, क्षारक एवं लवण के अंतर्गत मतलब एसिड, बेसेस और साल्ट्स के अंतर्गत सूचक या इंडिकेटर पर बात करेंगे। क्या होते हैं सूचक, क्या काम आते हैं सूचक, इसे हम पूरी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हमें थोड़ा सा ये जान लेना चाहिए कि जो रासायनिक गुण होते हैं उन रासायनिक गुणों के आधार पर यौगिक कितनी तरह के होते हैं। तो जो हमारे रासायनिक गुणों के आधार पर यौगिक होते हैं, अगर हम उनकी बात करें तो रासायनिक गुणों के आधार पर हमारे यौगिक तीन तरह के मतलब वर्गीकरण ऐसा कर सकते हैं कि रासायनिक गुणों के आधार पर यौगिक तीन तरह के होते हैं। पहला है अम्ल, एसिड्स, दूसरा है क्षारक, बेसेस, और तीसरा है लवण, साल्ट। मतलब अम्ल, क्षारक और लवण। अब इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो सूचक की अगर जानकारी आपको लेना है तो सूचक का नाम, सूचक मतलब सूचना देने वाला, इंडिकेटर मतलब जो इंडिकेट करे उसे हम इंडिकेटर कहेंगे। तो सूचना देने वाला सूचक अब किसकी सूचना देगा? वो सूचना देगा कि फला जो विलयन आपने लिया है वो अम्ल है या क्षारक है। तो अम्ल या क्षारक की पहचान करने वाला जो हमारा जो उसको जो इंडिकेट करने वाला होगा उसको हम कहेंगे सूचक। तो सबसे पहले तो थोड़ी सी बात मैं अम्ल पर कर लेता हूं, फिर बाद में हम विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। जैसे अम्ल है तो अम्ल जो है हमें पता है स्वाद में खट्टे होते हैं। और अम्ल नॉर्मली क्या होता है कि अगर हम बात करें तो जैसे नींबू है तो नींबू है, संतरे हैं उसमें सिट्रिक अम्ल होता है ना। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है, इमली में टार्ट्रिक अम्ल होता है, दही या खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल होता है। तो ये हमारे नेचुरल एसिड्स हैं या प्राकृतिक अम्ल है जो खाने में हानिकारक नहीं है। लेकिन कुछ अम्ल ऐसे हैं जो जैसे कि यहाँ पर आपको बता रखा है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल। अब ये क्या है, ये जो अम्ल होते हैं ये मिनरल एसिड्स कहलाते हैं, तो ये हानिकारक होते हैं। इवन इनका डाइल्यूट भी अगर आप इनको ले लें तब भी ये हानिकारक होते हैं। तो चलिए ओके, अब अम्ल के बारे में हमने थोड़ा ही जान लिया कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और इस तरीके से हमने कई तरह के अम्लों के बारे में बात की। अब इनकी जांच करना होगी तो क्या काम आएगा, जांच करने के लिए कौन काम आएगा? सूचक काम आएगा। ओके, अब आते हैं हम बेसिस या क्षारक के ऊपर। क्षारक में नॉर्मली जैसे सोप है, साबुन वगैरह, जितना भी आपने सोडा, साबुन, ये आपने सब देखा होगा, या आपने एंटासिड वगैरह सब देखे होंगे, है ना। जब एसिडिटी बढ़ जाती है तो एंटासिड लेते हैं। तो ये सब आपके क्या है, क्षारक की श्रेणी में आते हैं, है ना। मैग्नीशियम के हाइड्रोक्साइड है, सोडियम के हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड, ये सब क्षारक की श्रेणी में आते हैं। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, है ना। सिंपली अगर हम साबुन वगैरह ले लें ये भी आपके क्षारक हैं और स्वाद में कैसे हैं, ये आपके कड़वे हैं। ओके, अब अभी हम लवण की बात नहीं करेंगे। अब हम बात ये करने जा रहे हैं कि फिर इंडिकेटर क्या होते हैं या सूचक क्या होते हैं। अरे भाई, जो इंडिकेट कर दे कि कौन सा अम्ल है और कौन सा क्षारक है, अगर वो बता दे, अगर वो इंडिकेट कर दे, अगर वो सूचना दे दे तो हम कहेंगे उसको सूचक या इंडिकेटर है। मतलब सूचक या इंडिकेटर क्या काम आते हैं? सूचक या इंडिकेटर क्या करते हैं? अम्ल या क्षारक की पहचान करने के काम में आते हैं। ये एक्चुअली एक प्रकार का डाई होता है, मतलब एक प्रकार का रंजक होता है, जिसको अगर अम्ल और क्षार में रख दें तो ये अपना कलर चेंज कर रहा है। उससे पता चल जाता है कि ये फला जो विलयन आपने लिया था ये अम्ल था या क्षारक था। क्या समझे कि सूचक जो है एक प्रकार का क्या है, डाई है या रंजक है ना, जैसे हल्दी होती, लाइक दैट। तो ये क्या करता है कि इसको अम्ल या क्षारक में रखेंगे तो ये सूचक क्या करता है, अपना कलर बदलता है। तो उससे हमें पता चलता है कि ये आपका क्या है, जो फला विलयन हमने लिया है ये अम्ल है या क्षारक है। तो वो इंडिकेट कर देगा, वो सूचना दे देगा, उसको हम कहेंगे सूचक। ओके, चलिए अब सूचक के बारे में देखते हैं कि सूचक कौन कौन से होते हैं। तो सूचक एक्चुअली क्या है कि दो तरह के सूचकों पर हम बात करेंगे, दो तरह के इंडिकेटर हमारे होते हैं। एक तो नेचुरल होते हैं जो हमें प्रकृति ने प्रदान कर दिए, एक संश्लेषित है, सिंथेटिक है, जो हमने बना लिए। तो दो तरह के सूचक हैं जिससे हम अम्ल और क्षारक की पहचान कर सकते हैं, दो तरह के इंडिकेटर है। ठीक है, इंडिकेटर की सिंपल डेफिनेशन दे दी कि जो अम्ल और क्षारक की पहचान करा दे वो इंडिकेटर या सूचक है, और ये डाई होते हैं और ये अम्ल या क्षार में अपना कलर क्या करते हैं, चेंज करते हैं। अब दो तरह के सूचक, एक नेचुरल है और एक सिंथेटिक है, मतलब एक प्राकृतिक है और एक संश्लेषित है। तो सबसे पहले हम प्राकृतिक सूचक की बात करते हैं कि प्राकृतिक सूचक पर चर्चा करेंगे, इसलिए अभी हम संश्लेषित पर आगे बात करेंगे। ओके, चलिए अभी सिर्फ प्राकृतिक की बात करेंगे। तो प्राकृतिक सूचक के अंदर क्या है, जैसे पहला आपका प्राकृतिक सूचक आप ले सकते हैं, आपको बहुत
छोटी कक्षाओं से आपको पता है वो कि लिटमस पेपर के बारे में, या लिटमस विलियन हमारा एक नेचुरल इंडिकेटर या प्राकृतिक सूचक है। लिटमस पेपर, ओके, आपने देखा है सबने लिटमस पेपर, है ना। अब आप कहेंगे कि हमने तो लाल और नीले लिटमस को देखा है, आप कह रहे हैं कि उसका रंग बैंगनी या पर्पल होता है, तो ये तो बड़ी मजेदार बात बताइए। देखिए, एक्चुअल जो लिटमस का कलर होता है वो बैंगनी होता है, पर्पल होता है। फिर बाद में हम उसको क्या करते हैं, बाद एक्चुअली कहाँ से आता है ये लिचेन पौधे से आता है, जो थेलोपाइटा समूह का है लिचेन पौधा, वहां से ये आपको लिटमस मिलता है। तो ये तो प्रकृति से मिला, इसलिए प्राकृतिक है ना। अब इसका रंग कैसा है, पर्पल है ना। अब इसको क्या करते हैं कि लाल और नीले रंग में हम कन्वर्ट करके तैयार कर लेते हैं, तो ये हमारा लाल लिटमस और नीला लिटमस तैयार हो जाता है। एक्चुअली क्या है, ये लीचेन पौधे से प्राप्त किए गए लाल और नीले लिटमस। अब क्या होता है, अगर अम्ल हुआ तो क्या करेगा, जैसे आपका अगर मान लीजिए नींबू हुआ, तो नींबू का अगर आपने विलियन लिया और लाल लिटमस को उसमें डुबाया, है ना, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, है ना। और अगर आपने नींबू का सॉल्यूशन लिया और नीले लिटमस को डुबाया तो वो नीला लाल हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि अम्ल नीले को क्या कर देता है, लाल कर देता है। और उसी समय अगर आपने साबुन का विलियन लिया और अगर आपने नीले को डुबाया तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आपने लाल को डुबाया तो वो नीला कर देगा, है ना। तो अम्ल जो है वो नीले को लाल करता है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, और क्षारक जो होता है वो लाल लिटमस पेपर को नीला करता है। तो ये हमें, ये देखिए, ये आपका एक, ये हमने लिया, चलिए ये आपका नीला लिटमस पेपर है और ये आपका लाल लिटमस पेपर है, ठीक है। अब हमने क्या सीखा कि जो हमने सीखा कि अम्लीय विलयन जो है वो नीले लिटमस को लाल कर देगा। याद रखने के, अनिल मैंने बताया था, आप अनिल याद कर लीजिए, अम्ल नीला लाल, और क्षारकीय विलयन लाल को नीला कर देगा। तो अगर आपने अम्लीय विलयन लिया है तो नीले को लाल कर देगा, और अगर आपने क्षारकीय विलयन लिया है तो वो लाल को नीला कर देगा। अम्ल नीले को लाल, अनिल, और क्षारकीय विलयन लाल को नीला, इसका उल्टा कर लीजिए। लेकिन अगर आप यहां अगर आप क्या करते हैं, अगर ऐसा करने जाते हैं कि अम्लीय विलयन में लाल को डुबाएंगे तो लाल ही रहेगा, क्षारकीय में आपने नीले को डुबाया तो नीला ही रहेगा। चेंजेस क्या होंगे, अम्ल नीले को लाल करेगा और क्षारक लाल को नीला करेगा। तो ये हमारा नेचुरल इंडिकेटर हो गया। कौन हो गया ये, लिटमस पेपर हो गया या लिटमस का विलयन हो गया, जो कि हमारा क्या है, लीचेन के पौधे से हम प्राप्त करते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं ये नेचुरल इंडिकेटर है या प्राकृतिक सूचक है। आगे बढ़ेंगे, चलिए और आगे चलते हैं। अभी हमारे नेचुरल इंडिकेटर पे और थोड़ी सी हमें बातचीत बाकी है, तो उसको हम लेते हैं। जैसे हल्दी, अब हल्दी भी क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर है, पीले रंग का होता है हल्दी। तो हम सब जानते हैं, हमारे घरों में रसोई के अंदर हल्दी है ना। आपको ये भी पता है कि जब आप कोई जैसे कढ़ी वगैरह खाते हैं जिसमें ज्यादा हल्दी मिली होती है, ऐसा कुछ खाना खाते हैं, और वो अगर आपके सफेद कपड़ों के ऊपर गिर जाए तो उसका हल्दी का वो कलर जो है उसके ऊपर रह जाता है पीला। और बाद में क्या होता है कि जब आप उस पर साबुन लगाते हैं तो वो क्या होने लग जाता है, साबुन लगाने पर वो क्या होने लगता है, उसका कलर पीला रहता है, क्या फिर चेंज हो जाता है ना। तो वो इंडिकेट कर दिया ना उसने, हल्दी ने, कि देखिए वो क्षारक के साथ कलर चेंज किया उसने, साबुन के साथ, है ना। तो ये आप जैसे मान लीजिए, जैसे देखिए ये आपका हल्दी है ना। अब देखिए, अब इसमें बात करते हैं हम कि साबुन के विलयन में, मतलब क्षारक के साथ में क्या होता है, वो रेड ब्राउन कलर देता है। कैसे देता है, जैसे सपोज मान लीजिए ये आपका सफेद कपड़ा है और इस सफेद कपड़े के ऊपर आपने ये हल्दी का दाग लगा हुआ है। अब आप इस पर साबुन लगाइए, तो साबुन लगाने पर ये कैसा हो जाएगा, ये दाग रेड ब्राउन हो जाएगा। अब ठीक है, अगर आपने बहुत ज्यादा पानी से उसको धोया तो वो वापस पीला हो जाएगा, क्योंकि तब वो साबुन का असर उस पर से खत्म हो जाएगा। तो ठीक है, अब आप समझे, तो इसका मतलब ये साबुन मतलब क्षारक। तो क्षारक के साथ क्या क्या किया इसने, क्षारक के साथ कलर चेंज कर दिया, अम्ल के साथ नहीं करता, क्षारक के साथ कर दिया। तो हल्दी आपका क्या हो गया, एक इंडिकेटर हो गया ना, हल्दी क्या हो गया, एक सूचक हो गया। इसी प्रकार के बहुत सारे नेचुरल सूचक है, प्राकृतिक सूचक है। लाल पत्ता गोभी भी एक प्राकृतिक सूचक है ना, रेड कैबेज, हाइड्रेंजिया, पेट्रानिया, जेरानियम, ये सारे क्या हैं, हमारे प्राकृतिक सूचक हैं। मतलब ये प्रकृति में उपलब्ध है, हमको इनको बनाने या तैयार करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़े, अब हमारे पास में अब जो है, अब प्राकृतिक की बात हो गई तो अब संश्लेषित की बात करेंगे, ठीक है, प्राकृतिक की नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए
अभी हमने प्राकृतिक और संश्लेषित हुआ, तो प्राकृतिक को हटा देते हैं। अभी प्राकृतिक की बात हमारी पूरी हो गई है ना, उसमें हमने लिटमस पेपर वगैरह सब ले लिया, हल्दी वगैरह सब हो गया। तो अब हम बात किसकी करेंगे, हम संश्लेषित की करेंगे, सिंथेटिक। तो संश्लेषित सूचक के अंदर आप ध्यान रखना कि हमारे दो बहुत महत्वपूर्ण सूचक हैं, एक तो है मिथाइल ऑरेंज और दूसरा फिनाफ्थेलिन। अब मिथाइल ऑरेंज क्या होता है, मिथाइल ऑरेंज एक संश्लेषित सूचक है। ये क्या करेगा, ये ऑरेंज कलर का होता है, इसलिए इसको बोलते हैं मिथाइल ऑरेंज, है ना। कौन सा कलर का होता है ये, ऑरेंज कलर, ठीक है। कलर कौन सा हो गया इसका, ऑरेंज, ठीक है। अब क्या करते हैं, लाइक दैट, ओके, ये आपका मिथाइल ऑरेंज हो गया, ठीक है। अब ये थोड़ा सा और डिफरेंट, हल्का फीका कलर भी इसका रहता है। अब इसको क्या कर रहे हैं आप, इसको आपने क्या किया, देखिए अब ये दो कलर कैसे देता है, ध्यान से देखना आप। अगर आप मिथाइल ऑरेंज के साथ में अम्लीय विलयन में अगर आप मिथाइल ऑरेंज को लेंगे तो वो लाल रंग देगा। मतलब जैसे आप अम्लीय माध्यम में ले अगर जाएं, है ना, जैसे HCl आपका या आप ले लें नींबू वगैरह कुछ ले लेंगे, या H2SO4 ले लेंगे, तो ये अम्लीय विलयन में कैसा रंग देगा, ये लाल रंग देगा, है ना। और क्षारकीय विलयन में NaOH ले लिया आपने, तो क्षारकीय विलयन में ये पीला रंग देगा। तो इससे भी पहचान हो जाएगी मिथाइल ऑरेंज से भी, है ना, कि ये ऑरेंज कलर जो है, अगर ये ऑरेंज कलर रेड हो जाए तो हम कहेंगे अम्लीय विलयन है, अगर ये ऑरेंज कलर पीला हो जाए तो हम कहेंगे क्षारकीय विलयन है। तो हो गया हमारा मिथाइल ऑरेंज। और दूसरा हमारा है फिनाफ्थेलिन। फिनाफ्थेलिन में भी आप याद रखना कि फिनाफ्थेलिन का एक्चुअली कलरलेस होता है, उसमें कलर नहीं होता फिनाफ्थेलिन में। फिनाफ्थेलिन मतलब जस्ट लाइक पानी जैसा आपको दिखेगा, तो कलर नहीं है उसमें, कलरलेस है, ओके, रंगहीन है। और खास बात क्या है कि अम्लीय विलयन में भी वो रंगहीन ही रहता है ना। मतलब अगर आप अगर उसको अम्ल के साथ में अगर आप रिएक्शन कराने की कोशिश कर रहे हैं तो कलर चेंज नहीं होगा, है ना। तो अम्लीय में रंगहीन हो गया और क्षारकीय में वो गुलाबी रंग दे देता है। तो फिर क्या होगा, जब उसने क्षारकीय में इस तरीके से गुलाबी रंग दे दिया तो हम कहेंगे कि ये आपका क्या हो गया, ये क्षारक है ना। मतलब फिनाफ्थेलिन अगर क्षारकीय विलयन में गुलाबी रंग दे दे, या फिनाफ्थेलिन किसी विलयन में अगर गुलाबी रंग दे दे तो हम कहेंगे क्षारक है। और फिनाफ्थेलिन किसी विलयन में अगर रंग नहीं दे रहा है तो हम कह रहे हैं वो अम्ल, ठीक है। तो अम्ल क्षारक की पहचान एक्चुअली दोनों पास पास पड़े हो, पहचान करना हो तो फिनाफ्थेलिन से कर सकते हैं। दोनों पास पास पड़े और अगर आपको मिथाइल ऑरेंज से पहचान करना है तो कर लेना, है ना। मिथाइल ऑरेंज के साथ अगर आप रिएक्शन देंगे, है ना, तो अम्ल लाल हो जाएगा, अम्लीय विलयन, और क्षारकीय विलयन पीला रंग देगा। तो इससे भी पता चल जाएगा आपको, है ना। तो ये हमारे कौन से सूचक हो गए, संश्लेषित सूचक हो गए। और देखिए अब आगे बढ़े, नेक्स्ट हमारा जो है वो है गंधीय सूचक। या अब गंधीय सूचक में क्या होता है, गंधीय सूचक मतलब जिनमें गंध होती है, स्मेल होती है। अगर स्मेल चेंज हुई, है ना, तो हम कहेंगे कि हाँ ठीक है, अम्ल क्षार में स्मेल चेंज हो जाती है, ऐसे गंधीय सूचक है हमारे पास। जैसे एक हमारा है अम्ल क्षार में स्मेल चेंज होती है, ऐसा हमारा है प्याज है, वेनिला है। प्याज तो आप सब जानते हैं, प्याज की एक विशेष गंध होती है ना। और अगर हम क्षारकीय विलयन के साथ में उस प्याज को लेंगे, है ना, कई कपड़ों पे अगर मान लीजिए प्याज वगैरह वो कागज पर रगड़ लिया और क्षारकीय विलयन में अगर आपने उसको डुबाया तो फिर उसकी गंध आपको नहीं मालूम पड़ेगी, मतलब NaOH में उसको नहीं पहचान सकते। लेकिन HCl में आप उसकी गंध बनी रहेगी, अम्लीय विलयन में उसकी गंध क्या होती है, बनी रहती। तो इससे भी तो पता चल जाएगा अगर प्याज की गंध बनी, देखिए अम्ल और क्षार आपको दिए पहचान करने के लिए कि अम्ल या क्षारक है, ठीक है। तो ओके, ये क्षारक शब्द लिखा है तो यहाँ क्षारक, क्षार भी कोई बात नहीं अगर आप लिख दें तो। एक्चुअल क्या है कि क्षार क्षारक, अब वो क्षारक को अगर पानी में उसको आपने लिया हुआ है तो आपका ये एक ही बात हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसमें कोई डिफरेंस वाली बात नहीं। चलिए ओके, तो अम्लीय विलयन में जैसे HCl में प्याज की गंध बनी रहती है, ओके। और मतलब अगर प्याज की गंध बनी हुई रहे, अगर आपने अम्ल या क्षारक लिया और अगर प्याज की गंध बनी हुई है तो आप कहेंगे अम्ल है, और नहीं अगर वो चली गई है तो आप कहेंगे कि वो क्षार है, ठीक है ना। ये भी पहचान का एक तरीका है। ऐसा ही आप वेनिला का भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा प्याज का है। मतलब वेनिला की जो मधुर गंध होती है, प्याज की एक स्पेशल गंध है, वेनिला की गंध क्या होती है, मधुर होती है। तो उसमें भी वो का वही है कि वो क्षारकीय विलयन में आप उसको पहचान नहीं पाएंगे, लेकिन अम्लीय विलयन में वो आप उस वेनिला की गंध को पहचान पाएंगे। यहाँ प्याज की बजाय आप वेनिला लिख दीजिएगा कि वेनिला की गंध बनी रहती है ना। तो मतलब प्याज और वेनिला दोनों की गंध बनी रहती है अम्लीय विलयन में, और क्षारकीय विलयन में दोनों की गंध आप पहचान नहीं पाएंगे। तो मेरे ख्याल से आपको ये गंधीय सूचक बहुत अच्छे से समझ में आया। आज हम
क्लास 10 साइंस में अम्ल, क्षारक तथा लवण अध्याय 2 के अंतर्गत एनसीईआरटी साइंस की जो हमारी बुक है उसके पेज नंबर 20 पर एक बहुत ही मजेदार प्रश्न लिखा है, उसे समझने का प्रयास करेंगे। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि आपको 3 परख नलियां दी गई है, मतलब आपको 3 टेस्ट ट्यूब दी गई है, 1, 2 और 3, और इनमें से एक में आश्वित जल है, नहीं पता किसमें आश्वित जल है, डिस्टिल्ड वाटर है, और शेष 2 में से एक में अम्लीय विलयन है, मतलब जो है एसिड का सॉल्यूशन है, और दूसरे में क्षारीय विलयन है, मतलब बेस का सॉल्यूशन है। यदि आपको केवल एक लाल लिटमस पेपर दे, मतलब आपको केवल एक रेड लिटमस पेपर दिया हो, तो आप प्रत्येक परख नली में रखे पदार्थ की पहचान कैसे करेंगे? मतलब आप कैसे मालूम करेंगे कि किसमें आश्वित जल है, किसमें क्षारीय विलयन है, किसमें अम्लीय विलयन है? तो चलिए, बहुत आसान है। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, हमको ये पता होना चाहिए कि जो जो आपको यहाँ पर कौन सा लिटमस पेपर दिया है, आपको दिया लाल लिटमस पेपर। तो क्षार जो होता है ना, क्षार, वो लाल लिटमस पेपर को नीला करता है। अम्ल पर लाल लिटमस पेपर का कोई फर्क नहीं होता, है ना? तो ऐसे में ये बात आपको कॉन्सेप्ट में ध्यान रखना है कि जो लाल लिटमस पेपर है, उस लाल लिटमस पेपर को जो क्षार है ना, जो क्षारीय विलयन होगा वो क्या करेगा, नीला करेगा, और अम्लीय विलयन में लाल लिटमस पेपर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार से आसुत जल में भी लाल लिटमस पेपर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो अभी हमें नहीं पता कि इसमें किसके अंदर क्षारीय विलयन है, किसके अंदर अम्लीय विलयन है, और किसके अंदर आसुत जल है। हम तो एक काम करते हैं कि तीनों में क्या करते हैं कि ये जो लाल लिटमस पेपर है, इसको एक एक करके डुबोते हैं, है ना, तीनों में, ठीक है, एक एक करके डालते हैं। तो लाल लिटमस पेपर को या लाल लिटमस पत्र को तीनों परख नलियों में एक एक करके डालते हैं। तो डाल दीजिए, ये एक एक करके डालें। एक में डाला, कुछ नहीं हुआ। दूसरे में डाला, कुछ नहीं हुआ, लाल का लाल ही रहा। और तीसरे में डाला, और डालने के बाद एकाएक एक नई बात देखी कि ये जो लाल लिटमस पत्र है, ये लाल से क्या हो गया, नीला हो गया। तो अब हमें पता है कि लिटमस पेपर लाल से नीला कब होता है, जब विलयन कैसा होता है, क्षारीय होता है। तो हमको एक आइडिया तो ये लग गया कि ये जो परख नली 1 है, इसके अंदर क्षारीय विलयन है, लेकिन हमें नहीं पता कि 2 और 3 में कौन सा विलयन है। कारण क्या है? कारण ये है कि जो लाल लिटमस पेपर है, उसका कलर न तो अम्लीय विलयन में बदलता है, ना आसुत जल में बदलता है। तो फिर ऐसे में अब इसमें से कौन अम्लीय विलयन है, कौन आसुत जल है, ये पता नहीं चल रहा है। हाँ, ये तो पता चल गया कि ये क्षारीय विलयन है। तो परख नली 1 के बारे में तो पूरी जानकारी मिल गई, लेकिन 2 और 3 के बारे में हमें जानकारी अभी नहीं है। प्रयोग को हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? चलिए, ओके, परख नली 1 में क्षारीय विलयन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, ये वाला जो है इसको तो हटा दीजिए, ये हटा दिया हमने, हटा दें, हम इसको हटा दीजिए, ये हटा देते हैं, इसको भी हटा दो, ये वाले को भी, इसको भी हटा देते हैं, और इसको यहां से बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है? ये चलिए, इसको बाहर निकाल लिया हमने। तो क्या किया हमने, क्षारीय विलयन में से नीले लिटमस पेपर को बाहर निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी एक में इसको डालकर देखते हैं। आप देखिए, अब आपके पास दो विकल्प है, आप या तो इसको इसमें डाल दें या आप इसको इसमें डाल दें। तो ठीक है, अभी किसी एक में भी डाल देंगे तो आपका काम हो जाएगा, है ना? लेकिन रिजल्ट क्या आएगा वो मैं आपको बता देता हूं, है ना? तो किसी एक में डालेंगे, या तो 2 में या 3 में, ओके? तो चलिए, इसको 2 में डालते हैं, इसको यहां से लेकर 2 में डालते हैं, है ना? किसी एक अन्य परख नली 2 में डाल रहे हैं इसको, किसको? ये जो क्षारीय विलयन से निकला हुआ जो नीला लिटमस पेपर है, इसको, है ना? जो लाल से क्या हो गया था, नीला हो गया, अभी नीला है, तो इसको यहां डालकर देखते हैं। तो देखिए क्या होगा, है ना? अब ये देखिए, ये यहां डालने पर क्या होगा, देखिए आप, ये यहां आपने उठा के इसको डाला, और डालते ही क्या हुआ, ये आपका नीले से क्या हो गया, लाल हो गया। तो अगर ये नीले से लाल हो जाता है ना, ये लिटमस पेपर नीले से लाल हो जाता है, तो हम समझ जाएंगे कि ये परख नली 2 में अम्लीय विलयन है। कैसा विलयन है, अम्लीय विलयन है, क्योंकि अम्ल नीले को क्या कर देता है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है अम्ल, तो ये नीले को लाल कर दिया। क्षार ने क्या किया था, लाल को नीला किया था, यही वाला नीला यहां डाला, तो अम्ल ने नीले को क्या कर दिया, लाल कर दिया। तो देखिए, यहां क्षारीय विलयन हो गया, यहां अम्लीय विलयन हो गया। अब देखिए, यहां अगर अम्लीय हुआ तो ये बचा कौन सा, ये वाला आपका आसुत जल बच गया। तो आपका टेस्ट तो कंप्लीट हो गया, ओके? मतलब आपने क्या किया, इसको यहां से यहां डाला, सेकंड वाले में डाल के देखा, तो यहां ये नीला लाल हो गया, तो आपने कहा अम्लीय विलयन है। अब बचा हुआ कौन सा हो गया, आश्वित जल हो गया। लेकिन अगर आप मान लीजिए ऐसा करते कि इसको यहां डाल देते, तो अभी ऐसा थोड़ी कि आपको यहीं डालना, आप यहां भी डाल सकते थे, लेकिन इन दोनों में से कोई भी एक स्टेप करना है आपको, या तो आप इसमें डाल दीजिए या इसमें डाल दीजिए, आपको रिजल्ट, आपका उत्तर आ जाएगा। मतलब आपने अगर यहां डाला तो बचा हुआ आश्वित हो गया, और अगर आप इसको यहां डालते तो क्या हुआ देखिएगा,
मतलब स्टेप 2 का दूसरा विकल्प लें अपन। देखिए इसको यहां से लेके हम क्या करते हैं, आश्वित जल के अंदर डाल देते हैं, सॉरी हम कहेंगे तीसरी वाली परकलली में डाल देते हैं। ओके, तो यहां डाल दीजिए इसमें, तो तीसरी में डाल दें इसको उठा के, तो क्या होगा, अगर ये लिटमस पेपर नीला ही रह जाए तो हम समझ जाएंगे ना कि ये नीला ही रह गया। नीला ही रह गया मतलब इसमें क्या है, नीला ही रह गया मतलब इसमें क्या है, कौन सा जल है, इसमें आश्वित जल है। तो अब शेष बची हुई परकलली 2 में क्या होगा, अम्लीय विलयन होगा, है ना, क्योंकि ये नीला ही रह गया ना। आसुत जल का क्या होता है, नीला लिटमस पेपर डालो तो नीला रह जाता है, लाल लिटमस पेपर डालो तो लाल रह जाता है ना। और ये शेष बचा हुआ हमारा क्या हो गया, ये अम्लीय विलयन हो गया। तो इस प्रकार से हम तीनों परखनलियों में बता पाएंगे कि हमारी परखनली 1 में क्षारीय विलयन है, 2 में अम्लीय और 3 में आश्वित जल है। स्टेप बाय स्टेप इस प्रोसेस को आप करके देखिएगा, बहुत मजा आएगा। थैंक यू वेरी मच। कि अम्ल क्या होते हैं, अम्ल के कौन कौन से प्रकार होते हैं, अम्लों की थोड़ी समझ हम बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे मैं आपसे पूछूं कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है, तो अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा। और अम्ल नीले लिटमस को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। तो अम्ल का स्वाद खट्टा और अम्ल जो है वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। एक्चुअली ये जो खट्टा स्वाद होता है ना, ये अम्ल के कारण ही होता है, उसके अंदर जो एसिड होता है उसके कारण ये स्वाद खट्टा होता है। तो ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। 2 महत्वपूर्ण बातें अम्ल के बारे में, जब भी आप अम्ल और क्षार में अंतर करेंगे तो ये 2 बातें बहुत काम की रहेगी। ओके, आगे बढ़ते हैं, अम्ल के बारे में कुछ और जानते हैं कि जो स्रोत है उनके आधार पर अम्ल कितनी तरीके होते हैं। जैसे कि आप अम्ल को कहां से ले रहे हैं, इसके आधार पर जो अम्लों के टाइप है उसको हमें देखना चाहिए। कि जैसे अगर मान लीजिए प्राकृतिक स्रोत है ना, नेचुरली हमको जो है अम्ल कहीं से मिल रहा है, जिसको हम कहते हैं कार्बनिक स्रोत, है ना, तो वो जो है वो है कार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल मतलब जो अम्ल हमको पौधों और जंतुओं से प्राप्त होते हैं, मतलब सीधे सीधे पौधों और जंतुओं से प्राप्त हो जाते हैं, मतलब हम लोग उसमें हम एक्चुअली उसमें कुछ मिलाते नहीं है ना, तो वो कहलाते हैं कार्बनिक अम्ल, और ये नेचुरल है। ठीक है, अब जैसे कार्बनिक अम्ल में अगर हम देखें तो एक एग्जांपल लेते हैं, ये प्राकृतिक स्रोतों से मिलने वाले अम्ल है। तो इनके एग्जांपल में अगर हम देखें तो जैसे ये सिरका है ना, तो सिरका से हमको क्या मिल रहा है, एसिटिक एसिड मिल रहा है ना, जिसको हम एथेनोइक अम्ल भी बोलते हैं। तो ये विनेगर या सिरका, अच्छा इसका बहुत बढ़िया यूज होता है, किसमें होता है बताओ, एक अचार में, अचार इंडस्ट्री में इसका बहुत ज्यादा यूज करते हैं, केचप वगैरह में, टमाटो केचप वगैरह बनाने में भी इसका बहुत ज्यादा यूज करते हैं। फिर दूसरा एक नेचुरल अम्ल और बताना चाहूंगा मैं, वो है संतरा या नींबू में कौन सा अम्ल होता है। तो संतरे या नींबू के अंदर होता है सिट्रिक अम्ल। ठीक है, संतरा और नींबू में कौन सा अम्ल होता है, सिट्रिक अम्ल। ये एग्जाम में इस तरीके से प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि किसमें क्या अम्ल होता है, जीके की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है ना। तो संतरा या नींबू में हमारा अम्ल हो गया सिट्रिक अम्ल। एक और है हमारा इमली, इमली में होता है टार्ट्रिक अम्ल। अच्छा मैं एक और बात जानना चाहूंगा कि जो आपका जो बिना पका या कच्चा जिसको कहते हैं अंगूर होता है, तो उसमें कौन सा अम्ल होता है, टार्ट्रिक अम्ल। उसमें भी टार्ट्रिक अम्ल होता है। वेरी गुड। तो ये हमारे जो एसिड के जो सोर्स हैं, जो बहुत नेचुरल है, प्राकृतिक रूप से हमें ऐसे कैसे मिल जाते हैं, है ना, तो ये हमारे हैं प्राकृतिक अम्ल। और एग्जांपल ले लेते हैं थोड़े से, जैसे हम अगर बात करें खट्टे दूध की या दही की, तो उसके अंदर कौन सा अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है उसमें, लैक्टिक अम्ल होता है ना। एक्चुअली ये जो प्राकृतिक अम्ल की बात हम कर रहे हैं, प्राकृतिक स्रोतों से जो ऑर्गेनिक एसिड मिलते हैं, कार्बनिक अम्ल होते हैं, तो ये खाने या पीने के अंदर हानिकारक नहीं है हमारे लिए, है ना, बहुत नेचुरली हमको मिलते हैं। और टमाटर में कौन सा अम्ल है, ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा अम्ल है, ऑक्जेलिक अम्ल है। और एक और मजेदार बात, कि जो चींटी का डंक होता है ना, चींटी का डंक है या नेटल का डंक है, नेटल इस तरह की झाड़ियां होती है, इसमें ऐसे कांटे लगे रहते हैं, अब आप छूते हैं तो इसका डंक लग जाता है हमको, इसके अंदर होता है मेथेनोइक अम्ल। कौन सा होता है, मेथेनोइक अम्ल। तो ये हमको याद रखना है कि इस तरीके से ये हमें कार्बनिक अम्ल जो है वो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं, और ये अम्ल खाने या पीने में हानिकारक नहीं है। इनकी ये सूची आपको अवश्य याद रखना चाहिए। आगे बढ़े, अब एक और तरह के अम्ल होते हैं, वो होते हैं मिनरल एसिड्स, जिसको हम खनिज अम्ल बोलते हैं। ये पृथ्वी के खनिजों से बनाए जाते हैं, मतलब हम लोग मेन मेड है, मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं, है ना। तो ये एक्चुअली पृथ्वी के खनिजों से लेकर हम इसको फिर क्या करते हैं कि हम अपने लेवल पर इसको तैयार करते हैं। तो ये मिनरल एसिड होता है, और ये बहुत खतरनाक होते हैं। इवन इसके सांद्र मिनरल एसिड तो होते ही होते हैं, लेकिन इसका जो डाइल्यूट एसिड होते हैं, मतलब इसको तनुकृत कर दें तब भी ये क्या होते हैं, खतरनाक होते हैं, है ना। मतलब पानी मिले हुए मिनरल एसिड भी बहुत खतरनाक होते हैं, है ना।
तो मिनरल एसिड्स में बेसिकली जो मिनरल एसिड होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, है ना, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और नाइट्रिक एसिड HNO3। ये मिनरल एसिड्स के 3 ऐसे टाइप हैं जो बहुत नॉर्मली हमको मिलते हैं। और इसमें अगर हम बात करें HCl की, तो हमारे जो उदर में अम्ल पाया जाता है ना, हमारे पेट में जो अम्ल होता है वो कौन सा होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ना। और ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी यूज होता है ना, कपड़ा उद्योग के अंदर। और इसका और यूज क्या बताएंगे? हाँ, यस, फूड इंडस्ट्री में इसका यूज हो सकता है, लेदर इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग जो है वो बेसिकली बहुत जगह होता है, मतलब पेंट्स, डाई, कार की बैटरी में। और एक और महत्वपूर्ण बात बताता हूं कि जो फर्टिलाइजर्स बनाने में जो अमोनियम सल्फेट बनाते हैं उसमें भी सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग होता है। ऐसे ही नाइट्रिक अम्ल का भी फर्टिलाइजर बनाने में उपयोग होता है, अमोनियम नाइट्रेट नाम का जो फर्टिलाइजर है उसको बनाने में होता है। और आपने TNT का नाम सुना है? क्या है TNT? TNT क्या होता है? ओह यस, एक्सप्लोजिव, बहुत बड़ा विस्फोटक। ओके, तो ये ट्राई नाइट्रोटोलुइन इसको हम बोलते हैं, और ये भी हम नाइट्रिक अम्ल से प्राप्त करते हैं। तो ये हमारे हैं मिनरल एसिड, और ये बहुत खतरनाक है, ध्यान रखना है, इनका सावधानीपूर्वक उपयोग करना है। अन्य मिनरल एसिड है कार्बोनिक अम्ल। लेकिन एक मजेदार बात क्या है कि ये जितने भी मिनरल एसिड होते हैं, मतलब ये जो आपके नॉर्मली सारे के सारे, अगर आप कार्बोनिक अम्ल को छोड़ दें तो ये सब कैसे एसिड है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, प्रबल अम्ल है। और बेचारा ये जो कार्बोनिक अम्ल है, ये कौन सा अम्ल है? ये आपका दुर्बल अम्ल है। तो ये प्रबल अम्ल है और ये दुर्बल अम्ल है। अब ये प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल का क्या कॉन्सेप्ट है इसको मैं बताऊंगा। उसके पहले आपके मन में विचार आ रहा होगा कि अभी जो हमने प्राकृतिक स्रोतों से जो अम्ल लिए थे, जिसको हमने कार्बनिक अम्ल कहा था, क्योंकि खनिज अम्ल को हम बेसिकली कहते हैं कि ये कार्बनिक नहीं है, मतलब ये अकार्बनिक अम्ल जिसको हम बोलते हैं, इनऑर्गेनिक। तो जो कार्बनिक अम्ल होते हैं वो किस टाइप के होते हैं? वो प्रबल होते हैं या दुर्बल होते हैं? तो हमें कहना है कि सभी कार्बनिक अम्ल जो होते हैं वो दुर्बल होते हैं। जैसे अभी हमने जो जिसकी बात करें, इमली या अंगूर से हमें मिला, या हम जिसकी बात कर रहे थे खट्टे दूध या दही से जो हमको मिल रहा था, या नींबू से जो मिल रहा था, है ना, सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, ये सब क्या है? दुर्बल अम्ल है। मतलब सभी कार्बनिक अम्ल दुर्बल होते हैं। अब प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल का कॉन्सेप्ट क्या है, इसको हमें समझना पड़ेगा कि क्या कॉन्सेप्ट है प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल का। तो देखिए, इसको देखते हैं, प्रबल और दुर्बल अम्ल का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। प्रबल अम्ल का मतलब ये है कि जैसे हमने कहा ना कि प्रबल अम्ल मतलब सारे जो मिनरल एसिड्स हैं वो कार्बोनिक को छोड़कर, तो वो क्या करते हैं? प्रबल अम्ल क्या होते हैं कि वो जल में पूरी तरह से आयोनाइज्ड हो जाते हैं, मतलब आयनीकृत हो जाते हैं, है ना, मतलब उनके आयनों में विभक्त हो जाते हैं वो जल में पूरी तरह से, मतलब प्लस माइनस अलग अलग करना जिसको कहते हैं ना अपन, आयोनाइजेशन करना। तो जल में कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाते हैं और बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन आयन बनाते हैं, तो हम कहते हैं इनको प्रबल अम्ल है। अब इसका फायदा क्या है कि बड़ी मात्रा में जब हाइड्रोजन आयन बनाएंगे तो हम कहेंगे कि इनकी विद्युत चालकता भी उच्च होती है ना, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, और ये धातुओं आदि से तेजी से क्रिया करती, इसी कारण करती। तो जो प्रबल अम्ल है उसमें देखिए आप, ये देखो, ये जो सिंगल तीर है बता रहा है कि इसका पूरी तरह से आयनीकरण हो गया। देखो अभी एक तीर है ना, मतलब ये अभिक्रिया एक ही तरफ हो रही है ना। तो ये आपका HCl और इसका आयोनाइजेशन हुआ तो H+ और Cl- पूरी तरह से कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाए, है ना, और बड़ी मात्रा में आपको ये H+ आयन दे दे तो हम कहेंगे ये प्रबल अम्ल है ना। सारे मिनरल एसिड जो है, जितने भी मिनरल एसिड है कार्बनिक अम्ल को छोड़कर, वो सब क्या है? प्रबल है। जैसे कि अभी हमने बात की थी HCl, H2SO4, HNO3, है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, ये सब क्या है? प्रबल अम्ल। अगर इसका विपरीत देखने जाए अपन, तो दुर्बल अम्ल में देखेंगे तो सारे कार्बनिक अम्ल जितने भी अभी हमने बात की थी, सिट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, है ना, वो आपके कौन से हैं? जो हमारे प्राकृतिक स्रोतों से मिलने वाले हैं वो सारे क्या है? दुर्बल अम्ल है। और इसमें ये जल में आंशिक रूप से आयनीकृत होते हैं। ये देखो यहां क्या लिखा था, जल में पूरी तरह से आयनीकृत होते हैं, मतलब कंप्लीट आयोनाइजेशन हो जाता है, और बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन आयन बनते तो प्रबल है, लेकिन यहाँ आंशिक रूप से आयनीकृत होंगे और कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन बनेगा, तो हम कहेंगे दुर्बल अम्ल। मतलब इसमें क्या होगा कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर अपन कहें तो ये यहाँ देखिए, इसको देखिए तो आपको यहाँ से अच्छे समझ में आ जाए। देखो ये दोनों तरफ तीर लगा उत्क्रमणी का, मतलब ये कंप्लीट आयोनाइजेशन नहीं हुआ है, मतलब H+ आयन तो बने पर कम मात्रा में बने, पूरी तरह से आयनीकरण नहीं हुआ है। तो ऐसे में ये वाला जो आप कहेंगे कि ये जो एसिटिक एसिड है, CH3COOH एसिटिक एसिड है, तो यहाँ HCl का आयोनाइजेशन हुआ, यहाँ एसिटिक एसिड CH3COOH का आयोनाइजेशन हुआ, तो आपने कहा यहाँ H+ आयन बने, यहाँ भी बने, लेकिन ये कम मात्रा में, ये अधिक मात्रा में है, बड़ी मात्रा में है। तो मतलब यहाँ कंप्लीट आयोनाइजेशन है, सिंगल तीर लगा हुआ है, यहाँ दोनों तरफ लगा है, मतलब उत्क्रमणीयता का निशान लगा है, मतलब पूरा आयोनाइजेशन नहीं हुआ है। और एक और खास बात मैं आपको बता देता हूँ कि प्रबल और दुर्बल से मतलब उसकी सांद्रता से नहीं है,
प्रबल और दुर्बल से मतलब है कि उसकी आयनीकरण की मात्रा कितनी हुई है, मतलब डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन कितना है। इनका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ज्यादा है तो ये प्रबल अम्ल है, इनका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन कम है तो ये सारे अम्ल कार्बनिक अम्ल कैसे हैं, दुर्बल अम्ल है। तो इस तरीके से हम ये कॉन्सेप्ट को अपने क्लियर कर सकते हैं। आगे बढ़े, एक और कुछ छोटी छोटी बातें करते हैं, जैसे कि अब अभी बात हुई थी कि वो तनुकरण होता क्या है ना, कि जब भी आप जल में अम्ल या क्षारक को मिलाते हैं तो जो आयंस होते हैं है ना, उनमें उनके प्रति इकाई आयतन में क्या होती है, कमी आ जाती है ना। मतलब क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, मैं एक बात बता देता हूँ। जैसे मान लो सांद्र अम्ल है ना, तो सांद्र अम्ल में भी है ना, सांद्र अम्ल के अंदर भी एक मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर तो होता ही है, मतलब एक न्यूनतम मात्रा पानी की होती है। लेकिन अगर आप पानी की और मात्रा उसमें मिला देते हैं, मतलब और पानी के साथ उनको मिलाना चाहते हैं है ना, सरल शब्दों को पानी के साथ और मिलाना चाहते हैं, तो फिर उस प्रक्रिया को हम कहते हैं तनुकरण। तो उसमें क्या करते हैं कि पानी लेते हैं और फिर उसमें अम्ल को मिलाते हैं। अब ये इसमें एक क्वेश्चन बन सकता है जो कि एनसीईआरटी की बुक का क्वेश्चन है, आपका पेज नंबर 27 प्रश्न 5, कि अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय H3O प्लस आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित हो जाती है। तो जब आप विलयन को तनुकृत करते तो सांद्रता में कमी होगी डेफिनेटली, क्योंकि आपने क्या किया, उसको तनु कर दिया, मतलब आपने उसको पानी में मिला दिया, तो उसकी जो आयन की सांद्रता है उसमें क्या होती है, कमी हो जाती है। और एक और महत्वपूर्ण बात कि अम्ल को जब आप तनुकृत करते समय हम कहते हैं कि अम्ल को पानी में मिलाना चाहिए, है ना, पानी को अम्ल में नहीं मिलाना चाहिए। ऐसा क्यों क्यों ऐसा करते हैं कि आप मान लो आपको ऐसा लगे कि चलो ओके एसिड ले लिया और ऊपर से पानी डाल दो, नहीं, आपको पहले पानी लेना है और ऊपर से एसिड डालना है। एक्चुअली उसका कारण क्या है, कि उसका कारण ये है कि जब आप अम्ल को तनुकृत करते हैं तो हम जब सांद्र अम्ल में पानी मिलाते हैं, अगर मान लो आपने अम्ल में पानी मिला दिया तो गलती हो जाएगी। कैसे हो जाएगी कि आप जैसे ही थोड़ा सा पानी मिलाएंगे कि एक ही बार में बहुत बड़ी मात्रा में तेजी से ऊष्मा निकलेगी, है ना। जैसे आपने आपने पानी मिलाया तो एसिड तो नीचे है, अब आपने उसको पानी मिलाया तो एकाएक क्या होगा, बहुत तेजी से ऊष्मा निकलेगी और पानी की कुछ मात्रा भाप में भी बदल जाएगी। एक्चुअली ऊष्मा निकलेगी मतलब ये क्या है, एक्चुअली ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। तो अब पानी की कुछ मात्रा भाप में भी बदल जाएगी और अम्ल तेजी से फैलेगा, और फैलेगा तो हमारे मुंह, चेहरे वगैरह, कपड़े आदि में आदि को जला सकता है, तो क्रिया ऊष्माक्षेपीय है। लेकिन जब हम क्या करते हैं, जब हम पानी ले लें और फिर अम्ल मिलाएं, मतलब अम्ल को पानी में मिलाएं, तो फिर क्या होगा, वो क्रिया क्या होगी, आप क्या करिए, पानी ले लीजिए और धीरे धीरे बूंद 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 अगर आप अम्ल मिलाते हैं तो ऊष्मा तो उस समय भी आपको निकलेगी क्योंकि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। लेकिन क्या होगा कि वो ऊष्मा पानी की बड़ी मात्रा द्वारा धीरे धीरे अवशोषित कर ली जाती रहेगी और हमको खतरा नहीं रहेगा। तो ये भी आपके एनसीईआरटी की बुक का पेज नंबर 27 क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। धन्यवाद। अम्लों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स पर चर्चा करेंगे। क्या होते हैं एसिड्स की प्रॉपर्टीज जिन्हें हमें पढ़ना है, सीखना है। अम्ल हमें पता है, इमली में टार्ट्रिक अम्ल है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल है, नींबू या संतरे में जो है वो सिट्रिक अम्ल है। साथ में हमको मिनरल एसिड्स के बारे में पता है, H2SO4 है, HNO3 है, HCl है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, ये मिनरल एसिड्स है। जो आपके कार्बनिक अम्ल हैं या नेचुरल एसिड्स हैं जो हमको रेगुलरली हमारे जो नेचुरल सोर्स हैं उनसे मिलते हैं, जैसे नींबू से हमें, मैं अभी बात की मैंने आपको कि सिट्रिक अम्ल मिलता है। और स्वाद कैसा होता है, तो स्वाद की अगर हम बात करें तो इनका स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है ना। तो स्वाद की बात कर रहे तो स्वाद तो खट्टा हो गया। साथ में अम्लों की एक प्रॉपर्टी क्या है कि अम्ल नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल कर देता है। हमने प्रीवियस उसमें पढ़ा है। तो नीले लिटमस को लाल करता है, इसको याद रखने के लिए मैंने आपको बताया था कि आप अनिल शब्द याद रख लीजिए, अम्ल, नीला, लाल, ओके। और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो अम्लीय विलयन होते हैं वो विद्युत चालकता को दर्शाते हैं। मतलब अगर आप मान लीजिए पानी के अंदर थोड़ा सा अम्ल मिला दें और उसके बाद में अगर टेस्ट करके देखें कि इसमें विद्युत का चालन होता है कि नहीं होता है, तो आप पाएंगे कि उसमें विद्युत का चालन होता है ना। मतलब वो जो अम्लीय विलयन होता है वो इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह कार्य करता है, विद्युत अपघट्य की तरह कार्य करता है, तो मतलब उसमें चालकता का गुण होता है, ठीक है। अब अम्लों के गुणों में आगे की जो प्रॉपर्टीज हैं उन पर अगर हम बात करें तो जो हमारी बहुत महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज हैं, और उसको मैं बहुत अच्छे तरीके से एक अलग प्रकार से आपको सिखाने की कोशिश करूंगा जिससे आपके एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं, जो आपकी बुक के क्वेश्चंस हैं, वो भी इसके साथ आ जाए।
कि अम्लों की धातुओं से क्रिया कैसे होती है। तो याद रखिएगा कि अम्ल जब भी धातुओं से क्रिया करते हैं, जैसे आप मान लीजिए किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर अगर आपने जिंक के ग्रेन्यूल्स ले लिए, है ना, जिंक के छोटे छोटे टुकड़े अगर आपने ले लिए और उनके अंदर अगर आपने उसमें अगर आपने एसिड मिलाया तो फिर कैसे रिएक्शन होगी। मतलब अम्ल की धातुओं से क्रिया होने पर सामान्यतः नेचुरली अधिकांशतः अम्लों में ऐसा होता है कि अम्लों की धातुओं से क्रिया होने पर क्या होता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, लवण भी बनता है और हाइड्रोजन गैस भी निकलती है। मतलब क्या होता है, आपकी एनसीईआरटी के बुक के क्वेश्चन को पहले मैं लेता हूं और उसके साथ में इस बात को समझाने की कोशिश करता हूं कि जैसे धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है। जब धातु की अम्ल के साथ क्रिया होती है तो नेचुरली अब बताना है कौन सी गैस निकलती है और एक उदाहरण के द्वारा समझाना है कि इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे। मतलब धातु के साथ अम्ल की क्रिया, यही हो गया ना, अम्लों की धातुओं से क्रिया। तो धातु के साथ अम्ल की क्रिया पर कौन सी गैस निकलती है, हमने कहा कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है ना। और इस एक उदाहरण के द्वारा समझाइए कि इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करोगे। तो आपको हाइड्रोजन की उपस्थिति की जांच करना है और मैं इसका समीकरण भी आपको बता देता हूं, है ना, ताकि आपकी अम्ल की धातुओं से क्रिया भी अगर पूछी जाती है तो आप लिख सकें। और जो एनसीईआरटी का आपका बुक का पेज नंबर 24 क्वेश्चन नंबर 2 है उसको भी आप सॉल्व कर पाएंगे। तो धातु में आप ले लीजिए, जिंक ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि धातु के साथ आपको अम्ल की क्रिया करना है और क्या बनता है, लवण और हाइड्रोजन बनता है। मतलब मेटल प्लस एसिड, तीर का निशान, साल्ट प्लस हाइड्रोजन, मतलब ये अभिकारक है, क्रियाकारक है और ये क्रियाफल है। तो क्या बन रहा है, कौन सी गैस बन रही है, हाइड्रोजन गैस बन रही है ना। तो देखिए रिएक्शन ले लीजिए, तो मैंने कहा जिंक ग्रेन्यूल्स ले लेते हैं उदाहरण के तौर पर, और आपने लिया क्या, H2SO4 का अम्ल का जलीय विलयन लिया, है ना। और फिर क्या हुआ, ये आपका देखिए ये जिंक यहां आया, ZnSO4 हो गया और H2 आपका जो है ये गैस निकल गई आपकी। ऐसा लग रहा है ना आपको कि ये विस्थापन अभिक्रिया भी हो गई, है ना, क्योंकि यहां पर क्या हुआ, हाइड्रोजन विस्थापित हुई है। तो ये एक एग्जाम्पल आप बता सकते हैं इस तरीके से। तो यहां जो मैं बात कर रहा हूं वो ये है कि ये हाइड्रोजन का जो है, ये हाइड्रोजन निकली है और किस तरीके से निकली है, जिंक के ग्रेन्यूल्स लिए, H2SO4 का जलीय विलयन और आपका ये जो है ZnSO4 हो गया और ये हाइड्रोजन आपकी निकल गई। अब इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे ये पूछा गया है, ठीक है, देखते हैं उसको भी। ठीक है, यहां कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जिंक है, जस्ता है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये जिंक सल्फेट और ये हाइड्रोजन निकली। आगे बढ़ते हैं, अभी देखिएगा, ओके, यहां देखिए ऊपर की तरफ ये आपने जिंक के ग्रेन्यूल्स लिए, ये सल्फ्यूरिक एसिड और ये क्रिया होने पर कौन सी गैस निकली, हाइड्रोजन गैस निकली। अब आपको क्या करना है, वैसे तो देखिए इसमें क्या करते हैं कि नॉर्मली इसको यहां से लेकर एक मतलब जब लैब में बहुत सुरक्षित तरीके से आप इसको करते हैं तो यहां से लेकर इसको एक नली के थ्रू यहां लाते हैं और साबुन के घोल में इसको डालते हैं और फिर बबल्स उठते हैं तो उनका टेस्ट करते हैं अपन यहां से आपको एक मोमबत्ती की मदद से। मैं आपको सीधे सीधे बता देता हूं, अगर आप यहां पर कोई मोमबत्ती या माचिस की तीली अगर लेकर आएंगे यहां पर तो क्या होगा, देखिएगा आप, माचिस की तीली अगर आप यहां लाए, मोमबत्ती यहां अगर आप लेकर आए तो जिंक और H2SO4 की क्रिया से हाइड्रोजन गैस निकलेगी और हाइड्रोजन गैस पता है आपको बहुत विस्फोटक होती है और ये क्या करेगी, अगर ऐसा आपने इसमें किया तो उसके मुंह पर जलती हुई माचिस की तीली या आप अगर मोमबत्ती लेकर आए तो क्या होगा, हाइड्रोजन जलती है तो छोटे पटाखे के फटने जैसी पॉप की एक ध्वनि आएगी पट्ट करके, और पट्ट करके वो जो ध्वनि आएगी उसके साथ में वो हाइड्रोजन, आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सी गैस निकली है, हाइड्रोजन गैस निकली है। ओके, तो चलें आगे बढ़े। तो ये आपने बता दिया, तो ये एक एग्जाम का आपका एक क्वेश्चन भी हो जाएगा कि गैस की उपस्थिति का पता कैसे लगाएंगे। तो आप बता दीजिएगा कि जलती हुई माचिस की तीली परख नली के मुंह पर हम सावधानी पूर्वक अगर लाते हैं तो वहां पर एक पॉप की साउंड आती है, पट करके एक साउंड आती है, छोटे पटाखे के फूटने जैसी साउंड आएगी और वो बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन है। ठीक है, अब धातु की अम्लों के जो अम्लों की धातु कार्बोनेटों से कैसे क्रिया होती है, मतलब अगर मेटल के कार्बोनेट्स हैं, है ना, धातु, अब धातु तो ठीक है, अब धातु आपने कोई भी आप धातु ले ले, है ना, सोडियम ले ले तो सोडियम कार्बोनेट, है ना, तो धातु कार्बोनेटों के साथ अम्ल कैसे क्रिया करता है इसको आपको देखना है। कैल्शियम ले लिया तो कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। तो अम्लों की धातु कार्बोनेटों से क्रिया पर आपको बताना है कि कैसे क्रिया करता है। ये एक और हम अगला उसका गुण लेने जा रहे हैं अम्लों का। ओके, तो चलिए इसमें भी एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन उठा लेता हूं मैं, ताकि इस क्वेश्चन के साथ में आपका ये वाली बात भी पूरी हो जाए
जैसे मैंने पहले आपकी क्या किया कि अम्लों की धातुओं से क्रिया ले ली और एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया। अब अम्लों की धातु कार्बोनेटों से क्रिया लेकर एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं और ये 2 in 1 कॉम्बिनेशन में उत्तर को रेडी करेंगे। तो एनसीईआरटी साइंस बुक पेज नंबर 24 क्वेश्चन नंबर 3, कोई धातु यौगिक ए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl के साथ अभिक्रिया करता है। मतलब कोई भी धातु का यौगिक है और वो धातु का यौगिक, मेटल का यौगिक HCl के साथ क्रिया करता है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है और वो बुदबुदाहट के साथ जो गैस निकलती है वो जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है। ठीक है, अब देखिए यहां पर मैंने स्टार्ट में यहां कार्बन डाइऑक्साइड लिखा हुआ रखा था। एक्चुअली उसका कारण क्या था, यहां देखिए कौन सी गैस निकली, हाइड्रोजन, और जलती हुई अगर माचिस की तीली लाए तो पॉप का साउंड हुआ, थोड़ा सा छोटा सा पटाखे जैसा विस्फोट, बहुत छोटे पटाखे जैसा। लेकिन यहां मैंने कार्बन डाइऑक्साइड लिखा हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, देखिए जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देगी। अगर आप माचिस की तीली या मोमबत्ती लाए तो ये बुझाएगा और ये विस्फोट करेगा। ये दोनों अंतर यही देख लीजिएगा, इसीलिए मैंने इसको एडवांस में यहां पर आपके लिए रख दिया था कि ये दोनों अंतर आपके दिमाग में एक साथ चलना चाहिए। ठीक है, तो चलिए ओके, अभी तो मैं बात क्या कर रहा था कि कोई धातु यौगिक ए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है और बुदबुदाहट होती है और उससे उत्पन्न गैस जलती मोमबत्ती को बुझा देती है। जलती मोमबत्ती को बुझा देने वाली गैस है और उत्पन्न यौगिकों में एक कैल्शियम क्लोराइड है, मतलब CaCl2 है। Ca आ गया, Ca आ गया। और देखिए अब जलती हुई मोमबत्ती को बुझाना है तो कार्बन डाइऑक्साइड, और यहां कैल्शियम बन रहा है, तो फिर वो यौगिक कौन सा होगा, वो धातु यौगिक कौन सा होगा, कैल्शियम कार्बोनेट होगा, है ना। ये हमको यहां से थोड़ा सा आइडिया लगाना पड़ेगा कि जलती हुई मोमबत्ती को बुझा रही मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है, मतलब CO2 है। ठीक है, अब CO2 हो गया और ये यहां CaCl2 बन रहा है, कैल्शियम क्लोराइड, तो फिर CO2 ये हो रहा है, CaCO2 बन रहा है, मतलब Ca के साथ CO2 का कोई यौगिक है, तो ये हो गया CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये यहां आप इसको देखेंगे कि धातु कार्बोनेट से अम्ल की जो अभिक्रिया होती है उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो जलती मोमबत्ती को बुझा देती है। माचिस की तीली अगर आप लेकर आएंगे तो बुझा देगी। देखिए आप, ये कैल्शियम कार्बोनेट है आपका, है ना, CaCO3, और ये आपका कैल्शियम क्लोराइड लवण जो बना, ये बताया ना उसने कि एक यौगिक कैल्शियम क्लोराइड है, तो ये कैल्शियम क्लोराइड बन गया, है ना, ये कैल्शियम क्लोराइड हो गया आपका CaCl2। अब CaCl2 बन गया और आपने कहा कि जलती हुई मोमबत्ती बुझ गई मतलब CO2 भी बन गया, तो CaCl2 बन गया, CO2 बन गया, तो डेफिनेटली आप यहां से समझ गए कि CaCO3 ही होगा यहां, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करना है तो HCl है ना। देखिए इसको उल्टा भी सोच सकते हैं आप, कैसे, देखिए CaCl2 बन रहा है कैल्शियम क्लोराइड, जलती मोमबत्ती को बुझा रही CO2, ऐसे ही सोचना आपको CO2। अब देखिए CaCl2 प्लस CO2 और इधर HCl पहले लिख लिया आपने, है ना, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया हो रही है, तो आप समझ गए कि ये देखिए CaCl2 CO2 लिखा है और यहां HCl लिख दिया आपने पहले से ही, तो आप समझ गए कि ये CaCO3 ही होगा, है ना। तो ये आपका जो है कैल्शियम कार्बोनेट है और उसकी अम्ल के साथ क्रिया मतलब HCl के साथ क्रिया हुई और उसने कैल्शियम क्लोराइड लवण बनाया और कार्बन डाइऑक्साइड आपको मिली। तो यहां क्या हुआ, देखिए आप, इससे एक चीज और सीख ली ना आपने कि अम्लों की धातु कार्बोनेटों से जब भी क्रिया होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और साथ में जो है लवण भी प्राप्त होगा। तो ये आपकी अम्लों की धातु कार्बोनेट से क्रिया भी हो गई और ये वाली आप बात का आपका आंसर भी हो गया समीकरण सहित। इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए, वो भी हमने लिख दी। तो इस प्रकार से आप ये क्वेश्चन का आंसर भी दे पाएंगे और अम्लों की धातु कार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया को भी समझा पाएंगे। तो हमने अम्लों के इस तरीके से अभी तक 5 गुणों का आपने स्टडी कर लिया है ना। आगे और देखते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर एक मजेदार बात और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जैसे कि कई बार ये पूछा जाता है कि जो आपका अंडे का जो कवच होता है, अंडे का कवच, अगर अंडे के कवच के साथ में अगर हम HCl की क्रिया कराएं या अम्ल की क्रिया कराते हैं तो फिर उस समय क्या होता है, तो वो आपका देखिए ये अंडे का कवच और ये HCl है, ठीक है ना। तो कौन सी गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी जलती हुई मोमबत्ती को क्या कर देगी, बुझा देगी। तो यहां कई बार ये एक प्रश्न बनाकर पूछा जाता है कि अंडे के कवच के साथ में ऐसा कौन सा अम्ल है जो कार्बन डाइऑक्साइड को गैस को निकालेगा और साथ में जो है वो या ऐसी गैस को निकालेगा जो जलती मोमबत्ती को बुझा दे, तो कार्बन डाइऑक्साइड, और वो अम्ल कौन सा है, HCl है। तो जो अंडे का हमारा कवच है या खोल है जिसको हम कहते हैं, उसमें आपको उसका लिखना है वो कैल्शियम कार्बोनेट है। तो यहां से एक छोटा आपका एक आंसर और प्रिपेयर हो जाएगा, इसको भी आप याद रखिएगा कि कैल्शियम कार्बोनेट की जगह अगर अंडे का कवच शब्द भी हो
तो आपका काम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। अब अम्लों की क्षारकों के साथ कैसे क्रिया होती है, मतलब अम्ल और क्षारक आपस में कैसे क्रिया करते हैं। अम्ल और क्षारकों की जो आपसी क्रिया है उसको बोलते हैं उदासीनीकरण की क्रिया। और उसमें क्या होता है, अम्ल और क्षारक मिलते हैं और लवण और जल बनाते हैं, और यह अभिक्रिया उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। ध्यान रखना, उदासीनीकरण क्रिया पर एग्जाम में अलग से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अम्लों की क्षारकों से क्रिया, ये मैं अम्लों के गुण में बता रहा हूं आपको कि अम्ल जब क्षारक से क्रिया करते हैं तो लवण और जल बनते हैं, यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। और आप ऐसा कैसा एग्जाम में लिख दीजिएगा अगर आपसे उदासीनीकरण क्रिया को उदाहरण सहित पूछे तो, मतलब अम्ल और क्षारक मिले और अम्ल और क्षारकों ने मिलकर क्या बनाया, लवण और जल बनाया। देखिए अम्ल धन क्षारक, लवण धन जल। अब ले लीजिए एक अम्ल, आप एक अम्ल ले लीजिए, एक क्षारक ले लीजिए, तो ठीक है, मैं ये HCl अम्ल ले लिया मैंने, जलीय विलयन एक्वस प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्षार हो गया, क्षारक हो गया, अम्ल धन क्षारक। ओके, अभी क्षारक और क्षार में कोई डिफरेंस नहीं है। क्षारक के साथ में अगर आपको पानी अगर आपने ले लिया है तो इट इज, यू कैन से इट इज क्षार। ओके, तो इसलिए कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं कि आप वहां शब्दों में हेरफेर हो जाए तो फर्क नहीं पड़ेगा। अम्ल धन क्षारक, लवण और जल, तो देखिए HCl प्लस NaOH। तो देखिए अब ये ध्यान से देखिए, ये देखिए मैंने रेड से दर्शाया इनको, ये NaCl हो गया, ये लवण बन गया, है ना, और ये आपका देखिए H और OH मिलकर H2O बन गया, ये जल बन गया, ये लिक्विड हो गया। ठीक है, अम्ल धन क्षारक, लवण धन जल। अम्ल HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्षारक NaOH, है ना, और लवण आपका NaCl बन गया, और ये आपका जल आपको मिल गया। देखिए इस तरीके से NaCl यहां से आप इसको अलग कर दीजिएगा, समझने के लिए अच्छा है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया, मतलब अम्ल की क्षारक की क्रिया से फलस्वरूप सोडियम क्लोराइड लवण बना और आपके पास में जल आपको प्राप्त हो गया। तो इस तरीके से एक क्रिया कहलाएगी। अम्ल और क्षारकों की परस्पर अभिक्रिया से अगर लवण और जल बनते हैं तो हम कहेंगे ये अभिक्रिया क्या है, उदासीनीकरण की अभिक्रिया या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लेते हैं हम अम्लों की धातु ऑक्साइडों से क्रिया। अब अम्ल जो है वो धातु ऑक्साइडों से कैसे क्रिया करता है, मतलब मेटल ऑक्साइड लेना है तो मेटल ऑक्साइड ले लेते हैं, कोई एक मेटल ले लेते हैं और उसका ऑक्साइड ले लेते हैं। ओके, तो चलिए कॉपर ले लें, तो धातु मेटल ऑक्साइड ले लेंगे और उसके साथ अम्ल की क्रिया कराएंगे। ठीक है, तब भी लवण और जल बनेंगे। अब देखिए मजेदार बात, मेटल ऑक्साइड ले लो, तो ये मैंने आपका मेटल ऑक्साइड ले लिया, कॉपर ऑक्साइड। ओके, इसको 2 भी बोलते हैं, कॉपर 2 ऑक्साइड। ओके, वो संयोजकता कारण ऐसा होता है। तो ये कॉपर ऑक्साइड हो गया, है ना, और ये आपने अम्ल ले लिया। ठीक है, HCl ले लिया, ये बन गया CuCl2, है ना, और ये आपका बन गया जल। तो देखिए धातु ऑक्साइड लिया आपने, अम्ल कॉपर क्लोराइड बनाया, लवण, और ये आपका हो गया जल। तो अम्लों की धातु ऑक्साइडों से क्रिया पर क्या हुआ, लवण और जल बनते हैं, ये आप बता सकते हैं। और इस तरीके से आपने कॉपर ऑक्साइड लिया, ये अम्ल से क्रिया, कॉपर क्लोराइड बना और H2। देखिए यहां पर ये बहुत सिंपल है, H देखिए यहां से देखिए ये Cl2, ये देखिए यहां इसके साथ लग जाएगा ये Cl2, और ये जो है हाइड्रोजन, ये 2H, और ये H2 आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो अम्लों की धातु ऑक्साइडों से क्रिया पर क्या होता है कि ये लवण और जल बनते हैं, मतलब कॉपर क्लोराइड यहाँ पे बना है। एक मजेदार बात बताता हूं मैं आपको, ये जो कॉपर ऑक्साइड आपने यहाँ लिया, ये वाला देखिए CuO, ये रहता है ब्लैक कलर का, कैसा रहता है, ब्लैक रहता है। और जब ये CuCl2 बनता है तो ये ब्लू ग्रीन हो जाता है, इट इज ब्लैक एंड इट इज ब्लू ग्रीन। तो याद रखना नीला हरा, है ना। ओके, ये काला और ये नीला हरा। तो कभी मतलब कलर चेंज क्यों हो जाता है, अगर ऐसा भी आपसे अगर कॉपर ऑक्साइड के साथ पूछ ले कि काले रंग के कॉपर ऑक्साइड के साथ अम्ल की क्रिया होने पर जो है वो किस तरह का कलर बनता है, और या ब्लू ग्रीन कलर बनता है, तो क्यों बनता है, तो आप बोलना कि इट इज कॉपर क्लोराइड के बनने से ऐसा होता है। ठीक है ना, तो ये आप बता पाएंगे। एक और महत्वपूर्ण और मजेदार बात मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि धातुओं में संक्षारण का गुण भी होता है ना, मतलब धातुओं में अम्लों में संक्षारण का गुण भी होता है। कैसे कि अम्ल क्या करते हैं कि अगर धातुओं से क्रिया करते हैं तो हमको पता है हाइड्रोजन गैस निकलती है, और वो आपका एक्चुअली क्या होता है कि अम्ल जब धातुओं से क्रिया करते हैं, है ना, तो जैसे आपने देखा होगा कि आपके कपड़ों पर अगर एसिड गिर जाए तो क्या होता है, कपड़ों में छेद हो जाता है। हाथों में अगर एसिड लगने लग जाए तो क्या होता है, हाथों में जलन होने लगती है ना, और बुरी तरह झुलस सकते हैं, जल सकते हैं, है ना। तो ये आपका क्या है, ये जो नॉर्मली जो मिनरल एसिड होते हैं HCl, H2SO4, HNO3, ये तो बहुत ही अधिक खतरनाक है। तो ये जो आपके ये धातुओं में किस तरह का संक्षारण का गुण होता है, तो ये क्या होता है कि ग्रेजुअली क्या करते हैं कि मेटल को जो है ना धीरे धीरे मेटल को खाते हैं ये अम्ल,
मतलब इसीलिए हम कहते हैं कि जो अम्ल होते हैं उनको मेटल्स में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो मेटल को क्या करेंगे, धीरे धीरे खाने होंगे, उनको संचारित करने लगेंगे, कोरोजन होने लगेगा। तो इसलिए आप इस बात का भी ध्यान रखेंगे, इसको लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपके दिमाग में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसीलिए हमने संचारण की जब परिभाषा देते हैं तो उसमें भी कहते हैं कि जब कोई धातु जो है वो नमी या आप कहें कि वो अम्ल या आर्द्रता के संपर्क में आती है, तो अम्ल शब्द वहां भी यूज करते हैं, क्योंकि कोई धातु जब अम्ल या आर्द्रता के संपर्क में आती है तो वो संचारित हो जाती है, मतलब उसमें ग्रेजुअली ईटन अप बाय एसिड्स, मतलब वो क्या होता है, धीरे धीरे उसको एसिड जो है उसको खाने लगता है, किसको, धातु को। तो ये आपकी ये संचारण की बात आप इसके साथ कर सकते हैं। ओके आगे बढ़े। अब मैं लेता हूं एक क्वेश्चन को देता हूं कि पीतल और तांबे के बर्तनों में दही और खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए। अभी हाल वही बात हो रही थी कि ये दही और खट्टे पदार्थ क्या है, इनमें एसिड्स होता है। तो अगर आपने पीतल और तांबे के बर्तन में रखा तो क्या होगा, है ना। तो वहां क्या होगा, कुछ तो क्या होगा कि जब आप पीतल और तांबे के बर्तन में रखेंगे तो देखिए ये दही है, आपने इसको कांच के बर्तन में रख सकते हैं, मिट्टी के बर्तन में रख सकते हैं। ओके तो लेकिन आपको ऐसे पीतल में नहीं रखना है ना। और आपको किस में नहीं रखना है, पीतल में भी नहीं रखना है और तांबे में भी नहीं रखना है, इस तरीके से नहीं रखना है। फिर कैसे रखना है आपको रखना है इस तरीके से। देखिए ये चीनी मिट्टी के बर्तनों में रख सकते हैं, कांच के बर्तनों में आप इसको रख सकते हैं। और उसका जो कारण है वो ये है, इसका कारण क्या है कि दही और खट्टे पदार्थों में क्या होता है, एसिड होता है। अब पीतल और तांबे के बर्तनों की जो मेटल है या धातु है ना, ये तो मेटल है, ये धातु है, और धातु से अम्ल की क्रिया हो गई तो क्या होगा, धातुओं के यौगिक बनेंगे जो कि टॉक्सिक होंगे, पॉइजनस होंगे, है ना। तो वो विषैले होंगे। अब ये विषैले यौगिक क्या करेंगे, हमारे शरीर में फूड पॉइजनिंग का कारण बन सकते हैं, है ना। तो अब फूड पॉइजनिंग होगी तो हमारे शरीर पर क्या होगा, उसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा, बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए कहाँ रखना चाहिए इनको, चीनी मिट्टी के बर्तनों के अंदर रखना चाहिए। कई बार इसके साथ ये बात भी की जाती है कि आप वो एक सिंपल बात आप ऐसे भी कर सकते हैं कि धातु जब या अम्ल की धातुओं से जब क्रिया होती है तो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है और वो कंपाउंड बनता है। ओके तो आप कहना ठीक है, कंपाउंड तो यहाँ भी बन ही रहा है, बता ही रहे अपन कंपाउंड बन रहा है, लेकिन हाइड्रोजन गैस का इवॉल्व अगर करने की बात करें तो थोड़ा सा सक्रियता श्रेणी के अंदर क्या है कि ये जो तांबा है ना, ये हाइड्रोजन से नीचे है। तो ऐसे में क्या हुआ कि जो हाइड्रोजन गैस के निकलने वाली बात है वो अपन यहाँ इसको पूरी तरीके से जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वो हाइड्रोजन गैस काफी लंबे समय तक वो टेम्परेचर का वेरिएशन वगैरह होगा तो कुछ अमाउंट वहां पर भी इस तरह का आएगा। तो उसको आप अगर आंसर में लेना चाहे तो ठीक है, नहीं लेना चाहे तो ठीक है, आप ये आंसर लिखेंगे तब भी आपके लिए सफिशिएंट होगा। मतलब इतना आंसर लिख देने पर आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। चलिए ओके, थैंक यू वेरी मच। क्षारक क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, उनके क्या गुण होते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। क्या होते हैं क्षारक। साबुन देखा है ना, साबुन को जब आप छूते हैं तो कैसा लगता है, चिकना लगता है। तो छूने पर क्या है, वो चिकना चिकना सा लगता है ना साबुन, क्या है वो, क्षारक है। क्षारक एक्चुअली क्या है, एक ऐसा रसायन होता है, एक ऐसा केमिकल होता है जो अम्ल को उदासीन कर देता है। मतलब अम्ल के साथ में अगर क्रिया करेगा तो न्यूट्रलाइजेशन होगा, उसको उदासीन करेगा, है ना। जैसे कास्टिक सोडा है, चूना है, वॉशिंग सोडा है, ये सब क्षारक है। जैसे हमको मधुमक्खी का डंक लग जाता है ना, तो एसिड अटैक बोलते हैं उसको। तो अगर ऐसा हो जाता है उस समय हमारे ऊपर, तो हम क्या करते हैं, उसके साथ में उस पर चूना लगाते हैं ताकि वो उस अम्ल को क्या कर दे, उदासीन कर दे। तो क्षारक एक ऐसा रसायन है जो अम्ल को उदासीन कर देता है। अगर यही बात आप अम्ल के बारे में पूछेंगे तो आप कहना कि एक ऐसा रसायन है जो क्षारक को उदासीन कर देता है ना। तो चलिए अभी तो हम क्षारक की बात कर रहे हैं या बेसिस की बात कर रहे हैं। तो ऐसा रसायन जो अम्ल को उदासीन कर देता है, जैसे कास्टिक सोडा है, चूना है, वॉशिंग सोडा है ना, कपड़े धोने का सोडा हमारा, है ना। तो ये सब क्या है, ये आपके क्षारक हैं। क्षारक के बारे में और थोड़ी सी जानकारी आपको मैं आगे देता हूं। जैसे जो क्षारकों का एक नेचर होता है कि वो जो भी जलीय विलयन होगा उसमें आयनाइज्ड हो जाएंगे, आयनित होंगे और हाइड्रोक्साइड आयन देंगे, मतलब OH माइनस आयन देते हैं। मतलब क्षारक जितने भी होंगे वो जब आप उनको
जब वो जल में जली उनका जब आप विलयन तैयार करेंगे तो फिर वो आयोनाइज्ड होने लगते हैं और वो क्या करते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। अब कैसे देते हैं देखिए, इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपके पास में इस तरीके से ये NaOH है ना, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। क्या है ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, NaOH है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। देखिए Na से सोडियम और OH आपका हाइड्रोक्साइड हो गया। ये देखिए OH माइनस आयन देते हैं, मतलब हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, ये मैंने कहा अभी। तो ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। अब इस सोडियम हाइड्रोक्साइड को आप क्या करेंगे, ये कौन सा आयन देते हैं, OH माइनस, मतलब हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ से देते हैं। कैसे देते हैं कि जैसे मान लीजिए आपने NaOH लिया सॉलिड में, है ना, मतलब वो तो इस रूप में जैसा सामने चूर्ण के रूप में दिख रहा है ऐसा आपने NaOH लिया, और ऐसा NaOH लेके आपने क्या किया कि उसका जलीय विलयन लिया, मतलब उसको आपने क्या कर दिया, जल में मिलाया। तो वो क्या होगा कि वो आयन देगा। तो ऐसे आपका देखिए Na प्लस हो गया और ये हाइड्रोक्साइड आयन दे दिया उसने, OH माइनस आयन दे दिया। ठीक है, तो ये हम जो बात करें ना कि सभी क्षारक जलीय विलयन के अंदर, ये देखिए एक क्षारक का एग्जांपल लिया और हमने कहा जलीय विलयन के अंदर ये हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है। एक मजेदार बात ये रहेगी कि सारे जो अम्ल होते हैं वो जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं, और सारे क्षारक जलीय विलयन में क्या देते हैं, OH माइनस आयन देते हैं। तो अम्ल जो है वो H प्लस आयन देते हैं और क्षारक जो है वो OH माइनस आयन देते हैं। ये आप याद रखना, OH माइनस आयन को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं। H प्लस को क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोजन आयन बोलते हैं। तो ये आपका हो गया हाइड्रोक्साइड आयन। तो क्या हुआ, सिंपली आप देखिए यहाँ पर ये आयनाइजेशन हुआ, आयनीकरण हुआ। आयनीकरण हुआ मतलब ये आयनों में इसको तोड़ दो आप, तो Na प्लस का हो गया और OH माइनस का हो गया। तो ये जो OH माइनस आयन है इसको हम कह रहे हैं कि ये हाइड्रोक्साइड आयन है, जो मतलब हमने कहा कि ये जो क्षारक था जैसे आपने लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसने इसका ये जो जलीय विलयन हुआ, तो जलीय विलयन की स्थिति में ये इसने OH माइनस आयन दिया। और अगर अम्ल में आप यहाँ लिखना चाहें तो सभी अम्ल जलीय विलयन में आयनित होकर H प्लस आयन देते हैं। ये फर्क के रूप में भी आप इनके अंदर लिख सकेंगे, है ना। आगे बढ़ जाएं थोड़ा सा। अब प्रबल क्षारक कौन कौन से हैं, थोड़ा सा प्रबल क्षारकों के बारे में एक बात बताएं। जैसे अभी यहाँ जो आपसे बात की हमने कि सभी क्षारक जलीय विलयन में आयनित होकर OH माइनस आयन देते हैं, है ना, मतलब हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। तो जो जितनी बड़ी मात्रा में जलीय विलयन के अंदर हाइड्रोक्साइड आयन देगा, बड़ी मात्रा में, है ना, वो क्या हो जाएगा, आपका प्रबल क्षारक हो जाएगा। और जो आंशिक मात्रा में या कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन देगा वो हमारा दुर्बल क्षारक हो जाएगा। ठीक है ना। तो प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक की जब हम बात करते हैं तो हमें समझना चाहिए कि प्रबल क्षारक का मतलब ये है कि जलीय विलयन में जब वो आयनित होगा और बड़ी मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन देता है तो हम कहते हैं वो प्रबल क्षारक है। और अगर वो जलीय विलयन में आयनित होकर कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन देता है तो हम कहते हैं कि वो दुर्बल क्षारक है। मतलब ये हुआ सिंपल शब्दों में अगर हम देखें तो प्रबल क्षारक जो होते हैं, जैसे कि आपके यहाँ प्रबल क्षारक देख रहे हैं आप, NaOH जैसे एग्जांपल दिया आपने, सोडियम हाइड्रोक्साइड, या इसकी जगह Na की जगह K लिख लीजिए तो पोटेशियम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये जलीय विलयन में बड़ी मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं तो इनको हम कहते हैं प्रबल क्षारक, है ना। तो क्या हो गए, ये प्रबल क्षारक हो गए। और जो जलीय विलयन के अंदर कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड दे वो दुर्बल क्षारक। वो कौन है, तो वो हो गए अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस, है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, है ना। तो ये आपका क्या हो गया, देख कैसे बोलते हैं इसको, MgOH ट्वाइस, CaOH ट्वाइस, NH4OH। तो ये आपके दुर्बल क्षारक है ना। लिस्ट लंबी भी हो सकती है, अभी हम कुछ खास खास पर बात कर रहे हैं। तो यहां से आपने क्या समझा, आपने समझा कि जो ज्यादा बड़ी मात्रा में OH माइनस आयन दे रहे हैं, मतलब बड़ी मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन दे रहे हैं, इनका मतलब यह है कि उनका आयनीकरण ज्यादा हो रहा है। तो जो प्रबल क्षारक होते हैं वो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनीकृत हो जाते हैं और इसीलिए वो बड़ी मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। जबकि जो दुर्बल क्षारक होते हैं ना वो जलीय विलयन के अंदर क्या होते हैं, आंशिक रूप से आयनित होते हैं। तो उनका आयोनाइजेशन पूरा नहीं होता, पार्शियली होता है, आंशिक रूप से होता है। तो इसलिए हाइड्रोक्साइड आयन भी क्या होंगे, कम मात्रा में बन रहे हैं। तो जिसमें हाइड्रोक्साइड आयन प्रबल मात्रा में बने, जो पूरी आयनित होना मतलब टुकड़ों में टूटना, OH माइनस बनाना, तो OH माइनस बनाना मतलब जो ज्यादा OH माइनस बना देगा वो प्रबल है ना, मतलब उसका ज्यादा आयनीकरण हो गया। और जो कम OH माइनस बना रहा है वो दुर्बल है, क्योंकि उसका कम आयनीकरण हुआ, मतलब वो क्या हुआ, कुल मिला के कम, उसको क्या हुआ, कम मात्रा में उसने OH माइनस बनाया। तो ये
प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक की बात है। मेरे ख्याल से आप थोड़ी सी ये लिस्ट को जरूर आप तैयार करके रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है इसको लेकर ऑब्जेक्टिव वगैरह इस पर या बड़ी कोई चर्चा इसको लेकर आपको हो कि प्रबल क्षारक दुर्बल क्षारक कौन कौन से हैं, जरा बता दीजिए, या इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है तो बता दीजिए। तो प्रॉपर्टी कुछ नहीं, सिंपल ही एक प्रॉपर्टी आपको बताना है। एक बात आप कहेंगे कि जो बड़ी मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन बनाए, अर्थात जिनका जलीय विलयन में पूर्ण आयनीकृत हो जाए। भाई पूर्ण आयनीकृत होगा तभी तो बड़ी मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन बनेगा। पूर्ण आयनीकृत मतलब पूरी तरह से टुकड़ों में टूट जाए, तो फिर हाइड्रोक्साइड आयन ज्यादा बनेंगे, तो वो प्रबल क्षारक है, जैसे NaOH KOH। और अगर कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन बन रहे हैं, मतलब उसका आंशिक आयनीकरण हो रहा है, तो वो क्या हो गया, आपका दुर्बल क्षारक हो गया। जैसे आपका NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड है ना, आपने लिया भी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, याद आ रहा है आपको कुछ, है बुझा हुआ चूना, है ना। और वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, वो यस, वो आपका एंटासिड वगैरह में काम आने वाला है ना। तो जब अपच हो जाता है तो उसमें यूज करते हैं हम। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात क्लियर हुई भी, आगे बढ़े। अब देखिए, इसके बाद हम आते हैं क्षारकों के गुणों पर कि क्षारक के गुण क्या क्या हैं। जैसे हमने अम्लों के गुणों के बारे में पिछले लेक्चर में पढ़ा था, ऐसे हम क्षारकों के गुण देखते हैं। तो क्या होंगे क्षारकों के गुण, हमको पता है कि सबसे पहले हम किसकी बात कर लें, स्वाद की कर लें थोड़ी सी, है ना। तो क्षारकों का जो स्वाद होता है ना, वो कड़वा होता है, कड़वा होता है। जैसे आपका अगर आप खाने का सोडा भी ले लें, या अगर आप देखें कि वो कपड़े धोने का सोडा है, या इस तरह के जो क्षारक अगर आप देखें, है ना, तो आप टेस्ट करते तो आप पाते हैं कि वो कड़वा है स्वाद में, है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड को टेस्ट मत कीजिएगा, है ना। तो आपको ये ध्यान रखिएगा कि जो आपके आप सिंपली जो आपको जो बात कही जा रही है उसको समझिएगा कि उनका स्वाद जो है वो कड़वा है, बिटर टेस्ट है उनका, ठीक है। और चूने को आप टेस्ट कर लीजिए ना, चूने से आपको पता चल जाएगा चूने का स्वाद कड़वा होता है। और छूने में कैसे रहेंगे, छूने में ये चिकने रहेंगे, सोपी रहेंगे, है ना। तो जितने भी साबुन है ना ये, है ना, ये आप देख लीजिए, तो ये सब क्या होते हैं, क्षारक होते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये क्या करते हैं कि अम्ल क्या करता था, लाल लिटमस को नीला करता था, है ना। सॉरी, अम्ल क्या करता था, नीले लिटमस को लाल कर देता था। और क्षारक क्या करेंगे, लाल लिटमस को नीला करेंगे। तो मैंने इसके लिए याद करने की ट्रिक भी बताई थी आपको, अनिल याद कर लो, तो अनिल से हो गया अम्ल नीले को लाल करेगा, तो अब क्षारक उसका उल्टा कर देगा। तो क्षारक क्या करेगा, अगर क्षारक के अंदर लाल लिटमस को आप डालेंगे तो वो नीला हो जाएगा। मतलब अगर आप अभी जो मैंने बताया था ना वो सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को थोड़ा सा ले लीजिएगा एक चम्मच से, और उसमें थोड़ा पानी मिला लीजिएगा, और जब अच्छे से पानी उसको घोल लीजिएगा, और उसके बाद उसके अंदर क्या कीजिएगा, लाल लिटमस डालिएगा तो नीला हो जाएगा। अगर आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं है कोई बात नहीं, आप अपना सर्फ ले लीजिएगा, सोडा वगैरह लेके, और उसमें जो है उसको अच्छा पानी में घोल लीजिएगा, और उसके बाद में उसके अंदर लाल लिटमस डालिएगा तो वो नीला हो जाएगा। तो क्षारकों का ये लिटमस टेस्ट है कि वो लाल लिटमस को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं। तो मेरे ख्याल से अब ठीक है, स्वाद हो गया, छूने में कैसे हैं ये पता चल गया, लिटमस टेस्ट हो गया। चालकता, तो इनके जलीय विलयन विद्युत की चालकता दर्शाते हैं, बताते हैं। मतलब ये इनका जो आप कह सकते हैं कि ये चालकता का ये जो गुण है, ये तो अम्लों में भी था कि अम्लों के जलीय विलयन भी विद्युत की चालकता दर्शाते थे, क्षारकों के जलीय विलयन भी विद्युत की चालकता दर्शाते हैं। लेकिन जो स्वाद में थोड़ा सा चेंज आया कि अम्ल का स्वाद खट्टा होता था, क्षारक में कड़वा है ना। और लिटमस टेस्ट बिल्कुल विपरीत हो गया है ना। अम्ल नीले को लाल करते थे, क्षारक लाल को नीला करेंगे। तो ये इनके अंतर वगैरह भी इस आधार पर आप बता सकते हैं। अब क्षारकों की प्रॉपर्टी पर आते हैं, बहुत महत्वपूर्ण रासायनिक गुणों के ऊपर आते हैं। जैसे क्षारकों की धातुओं से क्रिया, तो बेसिस रिएक्ट्स विद मेटल, मतलब धातुओं के साथ क्षारक कैसे क्रिया करते हैं, किस तरह की क्रिया धातुओं के साथ होती है। जैसे सोडियम के साथ किस तरह की क्रिया होती है क्षारकों की, ये हम देखना चाहेंगे। तो चलिए, अब एक्चुअल क्या होता है कि क्षारकों की धातुओं से क्रिया करने पर क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस निकलती है, लेकिन सभी क्षारकों के साथ धातु की क्रिया से हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती है ना। कुछ क्षारकों की धातुओं से क्रिया होने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है ना, हम कहते हैं लवण बनता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, पर सभी क्षारकों में ऐसा नहीं होता है, याद रखिएगा। जबकि अधिकांश धातुओं में हमने देखा था कि अम्लों के साथ क्रिया होने पर अधिकांश धातुओं में हाइड्रोजन गैस निकलती थी। मतलब अम्लों के मामले में ऐसा था कि अधिकांश में हाइड्रोजन निकल रही थी, और यहाँ कुछ क्षारकों के साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ये भी एक बड़ा डिफरेंस आपको याद रखना है। तो इसका एक एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। जैसे आपने ले लिया कि जिंक, एक आपने धातु ले ली जस्ता,
और आपने NaOH के साथ ये क्षारक ले लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, इसका जलीय विलयन है और ये जिंक धातु। तो ये जिंक के ग्रेन्यूल्स ले लिए, छोटे छोटे टुकड़े, और ये आपने NaOH के साथ उसकी क्रिया करवाई। ये क्रिया ठीक वैसे ही आप कराएंगे जैसे जिंक के साथ आपने HCl की कराई थी, ठीक है ना। तो ऐसे में क्या हुआ है, देखिए Na2ZnO2, है ना, ये सोडियम जिंकेट आपका बन गया, ये जली है, और ये हाइड्रोजन आपकी निकल गई। तो हाइड्रोजन गैस निकली यहाँ निकली है ना, गर्म करने पर थोड़ा सा इसको गर्म करना पड़ता है, तो यहाँ ये निकली है, लेकिन ऐसा सभी क्षारकों के साथ धातुओं की क्रिया से हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती है। तो ये एक आध एग्जाम्पल आप ऐसा दे सकते हैं कि क्षारकों की धातुओं के साथ क्रिया करने पर ये आपका हाइड्रोजन निकलती है। और आपका जो इसको बैलेंस करने का बहुत अच्छा तरीका ये है कि आप इसमें देखिए, यहाँ से एक H2 आप अलग कर लीजिएगा, ये H2, और बाकी सबको वैसा का वैसा लिख दीजिए। तो देखिए Na का 2 हो जाएगा, है ना, ये आपका Zn हो गया, और O का भी 2 हो जाएगा, तो आप इसको सोडियम जिंकेट आपका बन जाएगा, और ये आपकी हाइड्रोजन। लेकिन सभी में नहीं निकलती है, सभी क्षारकों के साथ धातुओं की क्रिया से हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया मेटल के साथ क्रिया। आगे बढ़े, बहुत इंपॉर्टेंट क्रिया पर आते हैं, बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शन के ऊपर। ओके, ये तो हमने बात कर ही ली ना कि धातु के साथ क्षारक की क्रिया से लवण और हाइड्रोजन बनता है, तो ठीक है, ये तो हो रहा है, लेकिन सभी में ऐसा नहीं होता है। अब धातुओं के अम्लों से क्रिया, जिसको आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, या सॉरी क्षारकों की अम्लों से क्रिया, है ना, इसको आपने कहा न्यूट्रलाइजेशन या उदासीनीकरण क्रिया। तो क्षारकों की अम्लों से क्रिया या अम्लों की क्षारकों से क्रिया, ये तो न्यूट्रलाइजेशन है, क्योंकि अम्ल और क्षारक क्रिया करेंगे और लवण और जल बनाएंगे, हमको पता है बात, इसको हम उदासीनीकरण क्रिया करते हैं। तो ये प्रॉपर्टी जो है हम अम्लों में भी लिख देते हैं, यही प्रॉपर्टी आपको क्षारकों में भी लिखना है। मतलब अम्ल क्षारक से क्रिया करके या क्षारक अम्ल से क्रिया करके, है ना, लवण और जल बनाते हैं, और ये क्रिया हमारी क्या कहलाती है, उदासीनीकरण क्रिया कहलाती है। मतलब एक आप अम्ल ले लीजिएगा, एक आप क्षारक ले लीजिएगा, और न्यूट्रलाइजेशन में क्या करिएगा, लवण और जल बना दीजिएगा। और वो सिंपल एग्जांपल आप वहां भी अगर अम्लों के गुण में आए तब भी वो सरल उदाहरण वही लीजिएगा आप, NaOH HCl वाला, और क्षारकों के अम्लों से क्रिया पर आए तब भी वही एग्जांपल ले लीजिएगा, है ना, क्योंकि डेफिनेशन और एग्जांपल में कोई फर्क नहीं, दोनों एक जैसे हैं। अम्ल धन क्षारक, लवण धन जल, अम्ल और क्षारक क्रिया करके लवण और जल बनाएंगे, तो ये क्रिया कहलाएगी न्यूट्रलाइजेशन या उदासीनीकरण की क्रिया। अब एक अम्ल ले लीजिए, एक क्षारक ले लीजिए, है ना, ये हो गया ना क्षारकों की अम्लों से क्रिया या अम्लों की क्षारकों से क्रिया, है ना। तो दोनों में आपका जब अम्लों की प्रॉपर्टी लिखे तब भी पूरा ऐसा कैसा लिखना है, और जब क्षारकों की प्रॉपर्टी लिखे तब भी पूरा ऐसा का ऐसा लिखना है। तो अम्ल क्षारक से क्रिया करते हैं, जैसे HCl अम्ल लिया आपने और क्षारक NaOH लिया, और आपका देखिए ये रेड रेड वाले देख लीजिए, ये NaCl बन गया, और ये आपका H और OH मिलकर आपका ये H2O जल बन गया। तो अम्ल और क्षारक ने मिलकर, अम्ल और क्षारक ने मिलकर लवण और जल बनाया, ये क्रिया आपकी उदासीनीकरण की क्रिया हो गई, और इस तरीके से यहाँ से आपका NaCl फॉर्म हो गया। और देखिए ये न्यूट्रलाइजेशन की जो रिएक्शन है ना, यही बहुत काम आती है आपको। जैसे मैंने अभी कहा था ना कि कोई मधुमक्खी ने डंक लगा दिया तो फिर न्यूट्रलाइजेशन कैसे होगा, है ना, क्योंकि वहां एसिड है, तो आपको उसके साथ क्षारक डालना पड़ेगा, तब जाकर वो क्या होगा, उसके डंक का असर आपको कम होगा। तो ये अम्ल और क्षारक की क्रिया जो है, बहुत सिंपल एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, इसको कहते हैं उदासीनीकरण की क्रिया, है ना। तो चलिए आगे बढ़े, और इसको आप बहुत अच्छे से तैयार भी कर लीजिएगा। अम्ल का नाम बताने की जरूरत थी क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, है ना, और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षार हो गया, और ये लवण हो गया, लवण सोडियम क्लोराइड आपका नमक, है ना, और ये आपका हो गया H2O जल, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब नेक्स्ट हमारा है, अच्छा ओके, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बता देता हूं आपको, एक्चुअल न्यूट्रलाइजेशन हुआ कैसे, वास्तव में न्यूट्रलाइजेशन कैसे हुआ है, उदासीनीकरण हुआ कैसे। जैसे HCl से आपको क्या मिलता है, उदासीनीकरण का मतलब समझा रहा हूं कि जब आप अम्ल को जल में, जब अम्ल का जलीय विलयन आप लेते हैं तो कौन से आयन मिलते हैं आपको, H+ आयन मिलते हैं, और क्षारकों के जलीय विलयन में कौन से आयन मिलते हैं, अभी बात की थी हमने, OH- आयन मिलते हैं ना। तो न्यूट्रलाइजेशन क्या है, H+ और OH- का मिलना ही न्यूट्रलाइजेशन है। तो आपको अगर HCl अम्ल लिया आपने तो उससे आपको क्या मिला, देखिए न्यूट्रलाइजेशन की बहुत बढ़िया आपको मैं व्याख्या करके बता रहा हूँ। इससे आपको H+ मिला, और सोडियम हाइड्रोक्साइड या NaOH से क्या मिला, OH- मिला। और यही आयनों का जो मिलना है, इन आयनों के मिलने से, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन के मिलने से आपको क्या प्राप्त हो गया, जल प्राप्त हो गया। और ये क्रिया है एक्चुअली उदासीनीकरण की क्रिया। तो मेरे ख्याल से आपको उदासीनीकरण की क्रिया का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। बेसिकली तो हम ऐसा बोलते हैं
कि मतलब इसकी जो डेफिनेशन है उसमें तो हम ऐसा बोलते हैं कि अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल बनाते हैं तो उदासीनीकरण क्रिया होती, लेकिन एक्चुअली न्यूट्रलाइजेशन या उदासीनीकरण होता किस जगह है? वो कहाँ होता है कि जो अम्ल का H प्लस आयन है, क्योंकि जलीय विलयन में अम्ल H हाइड्रोजन आयन देते हैं, तो अम्ल का H प्लस ले लिया, क्षारक का NaOH का, तो जलीय विलयन में क्षारक क्या होते हैं, OH माइनस आयन देते हैं, तो उसका OH माइनस ले लिया। अब यही H प्लस और OH माइनस मिलके जल बनाते, देखिए वहां जल आप देख लीजिए, यहाँ पर ये जल बना हुआ है, ये जो जल बना हुआ है ये H प्लस, ये H और ये OH से जो जल बनना है, एक्चुअल न्यूट्रलाइजेशन इसको कहते हैं। तो ये आपका हुआ न्यूट्रलाइजेशन कि हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन मिलकर जब जल बनाते हैं तो इसको हम कहते हैं उदासीनीकरण की क्रिया, है ना। देखिए एक्चुअल उसका कारण क्या है कि यहाँ आपके ये Na और Cl में तो कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ तो कुछ भी आ जाएगा, जैसे कोई अम्ल का टाइप बदला तो ये चीज बदल जाएगी, लेकिन ये थोड़ी बदलेगा भाई। इसमें H प्लस है, इसमें OH माइनस है, और ये दोनों न्यूट्रलाइज होंगे तो H2 बनेगा। तो ये क्रिया आपकी कहलाती है उदासीनीकरण की क्रिया का बेसिक कॉन्सेप्ट। आगे बढ़े। अब जैसे एक और महत्वपूर्ण बात कि क्षारकों की अधात्विक ऑक्साइडों से क्रिया कैसे होती है ना। अब देखिए अधात्विक ऑक्साइड लेते हैं अपन और क्षारकों की उनके साथ क्रिया कराते हैं। अधात्विक मतलब नॉन मेटल, ओके। नॉन मेटल मतलब कार्बन का कोई ऑक्साइड ले लो, है ना। क्षारक में तो अपन कुछ भी ले सकते हैं, तो क्षारक में आप लोग फेमस ही ले लेना कुछ, तो क्षारक ले लीजिए और अधातु ऑक्साइड, तो यहाँ भी लवण और जल बनता है। देखिए कैसे, एक क्षारक ले लेते हैं, चलिए मैं सिलेक्ट करता हूँ क्षारक, तो ये मैंने लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, बुझा हुआ चूना, क्लियर है। CaOH ट्वाइस, उसका जलीय विलयन। अधात्विक ऑक्साइड में मैंने कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, गैस है ना, तो ये आपका अधातु कार्बन और इसका ऑक्साइड तो कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया। तो देखिए इन्होंने मिलकर क्या बनाया, देखिए आप, ये लवण बनाना है और जल निकालना, तो जल निकाल दीजिए इसमें से, H2O अलग कर दीजिए इसमें से। जब H2O अलग कर देंगे तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, है ना। और कैल्शियम कार्बोनेट आपको पता है, मैंने बहुत सारी बातें आपको कैल्शियम कार्बोनेट से रिलेटेड बताई थी। जो अंडे का कवच होता है उस वो भी आपका कैल्शियम कार्बोनेट का ही खोल उसका होता है ना। संगमरमर का आपका जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर के बारे में मैंने आपको बताया था। तो ये एक्चुअली ये साल्ट है, तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, और ये आपने इसकी धात्विक ऑक्साइड से क्रिया करी, है ना। तो ये आपका क्षारक हो गया, और ये आपका अधातु ऑक्साइड हो गया, ये आपका लवण बन गया, और ये आपका जल हो गया। तो क्षारकों की अधात्विक ऑक्साइडों से क्रिया से लवण और जल बनता है, ये बात भी यहाँ आपकी क्लियर होगी, ठीक है। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, ये नाम तो लिख दीजिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, और ये आपका जल तो है। एक मजेदार बात देखिए आप यहाँ पे कि क्षारक ने अधातु ऑक्साइड से क्रिया की और लवण और जल बनाया। अब एक अभी पिछली आपने भी जस्ट मैंने इसके पीछे आपको पढ़ाया था कि क्षारक अम्ल से क्रिया करके लवण और जल बनाता है। अब क्षारक ने अधातु ऑक्साइड के साथ क्रिया की और लवण और जल बनाया। फिर से समझिएगा, क्षारक धन अम्ल, है ना। यहां पर देखिए, यहां एक क्षारक लिखा है, यहां अम्ल लिखा था, और लवण और जल था। तो इसका मतलब ये है कि अधात्विक ऑक्साइड जैसे आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये अम्लीय है ना। देखो, क्षारक धन अम्ल, लवण धन जल, है ना। तो क्षारकों के अधात्विक ऑक्साइडों से क्रिया पर लवण और जल बनते हैं, और उससे हमें पता चलता है कि जो अधात्विक ऑक्साइड है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, इनका नेचर अम्लीय है, स्वभाव कैसा है इनका, अम्लीय है। ये बात इससे बहुत महत्वपूर्ण आपको पता चलती है। तो और एक और महत्वपूर्ण बात ध्यान रखिएगा कि जितने भी धात्विक ऑक्साइड होते हैं, ये तो बात किसकी होगी, अधात्विक ऑक्साइड की, जितने भी धात्विक ऑक्साइड है या धात्विक हाइड्रोक्साइड है वो सब क्षारक है ना। ये देखिए अधातु ऑक्साइड तो क्या हो गया, अम्लीय है, लेकिन धात्विक ऑक्साइड जो होते हैं, इसका उल्टा बोल रहा हूं मैं, धात्विक ऑक्साइड, तो धात्विक ऑक्साइड में क्या हो गया, वो सब क्या है, वो सब क्षारक है। अब धात्विक ऑक्साइड में ले लो सोडियम ऑक्साइड ले लो, Na2O ले लो, है ना, या यही देखिए ये धात्विक ऑक्साइड ही आपका COH ट्वाइस, ये क्षारक है ना। तो ये धात्विक ऑक्साइड है CaO, और CaO भी क्षारक, वो भी धात्विक ऑक्साइड है। तो ये यहां से एक और मजेदार बात पता चली कि ये है आपका क्षारक के रूप में आपने जो लिया वो धात्विक ऑक्साइड है, और ये आपका हो गया अधात्विक ऑक्साइड, और ये आपका क्षारक है और ये आपका अम्ल है। तो ये चीज भी आपको इस समीकरण से बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन मिलती है। तो जब भी आप समीकरणों का स्टडी करें ना, तो इन चीजों को आपस में मिलाया करें, तो आपको बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। एक और मजेदार बात बता देता हूँ हैंड टू हैंड, कि जितने भी धातु कार्बोनेट होते हैं आपके Na2CO3, CaCO3, ये कार्बोनेट है, CO3 जिसके पीछे लगा, तो धातु कार्बोनेट है या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट है, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु Na, हाइड्रोजन H, कार्बोनेट CO3, NaSCO3, है ना, ये आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया। तो धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट भी क्या होते हैं, वो क्षारक है, क्योंकि वो अम्ल को न्यूट्रलाइज करते हैं। तो इसलिए हमको यहाँ पर आप ये कह सकते हैं
कि जितने भी धात्विक ऑक्साइड है या धात्विक हाइड्रोक्साइड है या धातु कार्बोनेट है या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट है, वो सब क्षारक होते हैं। और अधात्विक ऑक्साइड कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं। तो ये नॉर्मल एक बात हमने की। चलिए आगे बढ़े। अब इसके बाद में एक बहुत महत्वपूर्ण बात हम लेते हैं कि क्षारकों के उपयोग क्या है। तो क्षारकों के उपयोग की जब हम सूची बनाए तो ये आपने देखा होगा एंटासिड, आपने देखा होगा एंटासिड या की गोलियां भी आती है और इस तरीके से एंटासिड की साइरप भी आती है, लिक्विड में भी आता है वो। तो जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है ना, MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, वो पेट की अम्लीयता को दूर करने के काम आता है, मतलब एंटासिड के रूप में अपच के उपचार में काम आता है ना। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसको हम कहते हैं, तो ये आपका पेट की अम्लीयता को दूर करने के काम में आता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग हो जाएगा आपका, ये भी क्षारक हो गया। सोडियम कार्बोनेट जो है वो क्या होता है? वॉशिंग सोडा में काम आता है आपका, धोने का सोडा, धावन सोडा, और जो जल होता है उसकी कठोरता को दूर करने में। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है? वो बेकिंग सोडा में होता है, तो खाने को पकाने में उसका यूज होता है ना। और बेकिंग पाउडर बनाने में उसका उपयोग होता है ना। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब NaHCO3 जो क्षारक है आपका, प्रमुख क्षारक जिसको हमने कहा है ना। तो ये क्या है? ये प्रमुख क्षारक से मेरा मतलब उपयोग की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण क्षारक है। उसका सोडा अम्ल अग्निशमन में उपयोग होता है, मतलब आग बुझाने में भी उसका उपयोग होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है तो आग बुझाने के काम आती है। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड जो फेमस और बहुत प्रबल क्षारक है, उसका उपयोग हम क्या कहाँ करते हैं? साबुन बनाने में, कागज बनाने में, और रेयान बनाने में, कृत्रिम आर्टिफिशियली जो आप जो भी बनाते हैं फाइबर वगैरह, तो ये रेयान बनाने के इसमें काम आता है। तो ये क्षारकों के उपयोगों की सूची भी थोड़ी बहुत देख लीजिएगा, ताकि कभी आपको एग्जाम में इससे रिलेटेड अगर कोई बात आती है तो वो भी आप क्लियर कर पाए। और जब भी आप इक्वेशंस को देखें तो बहुत गंभीरता और गहराई के साथ एक दूसरे से कनेक्शन बनाने की कोशिश किया कीजिए, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मुझे लग रहा है आज की क्लास उपयोग। उभयधर्मी ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, एक ट्रिक के द्वारा, और ट्रिक में हम उभयधर्मी ऑक्साइड्स के उदाहरण भी ट्रिक से ही तैयार करेंगे। क्या है उभयधर्मी ऑक्साइड? हमें पता है कि धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं, पर कुछ धातु ऑक्साइड जो है वो अम्ल और क्षार दोनों की तरह व्यवहार करते हैं, मतलब वो अम्ल और क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। तो कहीं वो अम्लीय स्वभाव दर्शाते हैं तो कहीं वो क्षारकीय स्वभाव दर्शाते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। तो जो धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। मतलब कभी वो अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं, अम्लीय प्रकृति दिखाते हैं, तो कभी वो क्षारकीय प्रकृति दिखाते हैं, जैसे एल्यूमिनियम का ऑक्साइड Al2O3, जिंक का ऑक्साइड ZnO आदि। और अभी हम लिस्ट में ट्रिक से उसको समझेंगे। चलिए मैं जिंक ऑक्साइड के एग्जाम्पल से इसको अम्लीय और क्षार की प्रकृति दोनों, मतलब उसका उभयधर्मी नेचर जो है उस ऑक्साइड का मैं बताने का प्रयास करूंगा। तो जैसे जिंक ऑक्साइड है और ये जिंक ऑक्साइड ने HCl अम्ल से क्रिया की और ये जिंक क्लोराइड और पानी बनाया। तो देखिए ये जिंक ऑक्साइड ने अम्ल से क्रिया की और ये उसने लवण और जल बनाया। तो ये अम्ल से क्रिया करके लवण और जल बनाया, मतलब ये इसकी कौन सी प्रकृति को दर्शा रहा है? क्षार की प्रकृति को दर्शा रहा है। अब इसी जिंक ऑक्साइड को लेते हैं हम और इस जिंक ऑक्साइड को क्षारक से क्रिया कराते हैं। तो अब देखिए जब क्षारक से क्रिया करने पर भी ये लवण और जल बना रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इसकी अम्लीय प्रकृति को दर्शा रहा है। तो इस तरीके से जिंक ऑक्साइड जब अम्ल से क्रिया करता है तो उसकी क्षार की प्रकृति को दर्शाता है जब वो लवण और जल बनाता है, और यही जिंक ऑक्साइड जब क्षारक से क्रिया करता है तो ये उसकी अम्लीय प्रकृति को दर्शाता है जब वो लवण और जल बनाता है। और बहुत सिंपल इक्वेशन है, 1 ZnO लीजिएगा, और अम्ल भी लें तो इक्वेशन बैलेंस करने के लिए 2 HCl, और क्षारक भी लें तो 2 NaOH, ठीक है। और इधर आपका इक्वेशन बैलेंस करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जल का अणु बना दीजिएगा और जो बचे वो यहाँ लिख दीजिएगा, तो वो लवण रेडी हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय और क्षारकीय दोनों प्रकृति दर्शाते हैं। जब वो अम्लों से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं तो वो उसकी क्षारकीय प्रकृति है, और जब वो क्षारकों से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं तो वो उसकी अम्लीय प्रकृति को दर्शाता है। और जिंक ऑक्साइड इसका बढ़िया उदाहरण हो सकता है। एल्यूमिनियम के ऑक्साइड भी उभयधर्मी होते हैं। और भी मैं आपको कुछ ऑक्साइड्स के बारे में बता देता हूँ, उन धातुओं के बारे में बता देता हूँ जिनके ऑक्साइड्स उभयधर्मी होते हैं। मतलब अब देखिए वो लिस्ट हम बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। देखिए मैंने लिस्ट बनाई है और इसको इन सारे जो मेटल्स हैं इनको याद करने का सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको बताता हूँ। सन ऐसे मान
सब बेकार है, गाल पे झन्नाट देगा पंजाबी। देखिए सन ऐसे मान, ठीक है, SNASMN, सन ऐसे मान, सब बेकार है, SBBECR, सब बेकार है। गाल पे देखिए GLL, गाल पे क्या होगा, झन्नाट, ZN, कौन देगा, पंजाबी। तो सन ऐसे मान, सब बेकार है, गाल पे झन्नाट देगा पंजाबी। इससे आप ये ट्रिकी तरीके से इसको याद भी कर सकते हैं। धातुएं जिनके ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं। धन्यवाद। बच्चों, आपने अम्ल और क्षार के बारे में, मतलब एसिड और बेस के बारे में पिछली कक्षाओं में, छोटी कक्षाओं में काफ़ी पढ़ा है। आज हम कुछ प्रमुख अंतर, डिफरेंस अम्ल और क्षार में, मतलब एसिड और बेस में जानने का प्रयास करते हैं। बच्चों, अम्ल जो होता है वो जल में घुलकर हाइड्रोनियम आयन देते हैं। यहाँ देखिए H3O+ लिखा है मैंने। तो अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोनियम आयन देते हैं। अब यहाँ आप कुछ कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली जो है जल की उपस्थिति में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं और यहाँ मैंने लिखा है हाइड्रोनियम आयन। तो ऐसा कह सकते हैं, परंतु जो हाइड्रोजन आयन है वो स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते बच्चों, लेकिन ये जल के अणुओं के साथ रह सकते हैं। तो इस तरह से इनको हम हाइड्रोनियम आयन के रूप में व्यक्त करते हैं, इस तरह से बताते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अम्ल जो है वो जल में घुलकर हाइड्रोनियम आयन देते हैं, और जो क्षारक होते हैं वो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। देखिए यहाँ मैंने OH- लिखा है। तो क्षारक हमेशा जल में घुलकर क्या करते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। तो ये बहुत प्रमुख अंतर है कि अम्ल जब जल में घुलता है तो वो हाइड्रोनियम आयन देता है, और क्षारक जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। दूसरा बच्चों, आपने जो बहुत महत्वपूर्ण अंतर सीखा होगा पिछली कक्षाओं में, कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, जबकि आपने देखा होगा कि जो क्षार है वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। इसको मैंने अपने चैनल पर एक प्रयोग के माध्यम से भी बताया हुआ है। तो अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, जबकि क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। तीसरा बच्चों, जो महत्वपूर्ण अंतर है कि जो अम्ल है, तो अम्ल का जो स्वाद होता है वो खट्टा होता है, सोर होता है टेस्ट में। अम्ल क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, जबकि जो क्षार है उनका स्वाद कड़वा होता है, बीटर होता है। तो टेस्ट की दृष्टि से भी आप बता सकते हैं कि अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। जैसे नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है तो नींबू क्या होता है, खट्टा होता है, जबकि क्षार का जो स्वाद है वो कैसा होता है, कड़वा होता है, बीटर होता है टेस्ट में। तो एक्चुअली क्या है कि आपने देखा होगा कास्टिक सोडा है या चूना है या वॉशिंग सोडा है, ये बीटर होते हैं टेस्ट में, मतलब इनको कह सकते हैं कि इनका स्वाद कड़वा होता है। और अम्ल जो है वो स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। फिर एक बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया हम जानते हैं, उदासीनीकरण की क्रिया, जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण और पानी बनाते हैं। तो अम्ल क्षारकों से क्रिया करके लवण तथा पानी बनाते हैं, और इसी को आप यहाँ से उल्टा कर थोड़ा सा आगे पीछे कर दीजिएगा, तो क्षार अम्लों से क्रिया करके लवण तथा पानी बनाते हैं, और ये क्रिया क्या कहलाती है, उदासीनीकरण की क्रिया कहलाती है। हमें ये भी पता है कि शुद्ध जल का जो pH है वो 7 है, और 7 से कम जिनका pH होता है तो वो हम कहते हैं कि वो अम्ल है, और 7 से ज़्यादा pH मान वाले कहलाते हैं क्षार। तो ये भी एक आप अंतर के रूप में बता सकते हैं, लेकिन बड़े अनुमान के तौर पर हम ये 4 अंतर दे सकते हैं। और बच्चों, जो हमारे महत्वपूर्ण रूप से जो अम्ल हैं, जिनको हम प्रबल अम्ल बोलते हैं, वे कौन कौन से हैं। तो बच्चों आप देखिएगा कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट, बच्चों आज हम pH स्केल और उसके महत्व पर चर्चा करेंगे। बच्चों, किसी भी विलयन में उपस्थित जो हाइड्रोजन आयन होते हैं उनकी सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया था, और ये स्केल कहलाता है हमारा pH स्केल। मतलब pH स्केल बताता है कि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी है।
तो बच्चों यहां आप देखिएगा कि ये जो शुद्ध जल होता है उसका जो पीएच होता है वो 7 होता है और वह उदासीन होता है। और 0 से लेकर ये 7 तक जब हम आते हैं तो ये सारे अम्ल के पीएच मान होते हैं। मतलब जैसे जैसे आप 7 से नीचे जाते जाएंगे तो दुर्बल अम्ल आना शुरू होंगे और फिर बाद में 0 तक जाते जाते प्रबल अम्ल आने लगेंगे। मतलब 7 से नीचे जाने पर, मतलब 7 से 0 की ओर जाने पर हाइड्रोजन आयन के सांद्रण में वृद्धि होगी। तो हाइड्रोजन आयन के सांद्रण में होती हुई क्रमशः वृद्धि ये बताएगी कि अम्लीय व्यवहार बढ़ रहा है, अम्ल प्रबल होता जा रहा है। और उसी समय हाइड्रोक्साइड आयन के सांद्रण में कमी भी होगी। अब बच्चों अगर क्षार के पीएच मान की बात करें तो वह 7 के बाद 14 तक ये क्षार के मान को प्रदर्शित करेगा, क्षार के पीएच मान को प्रदर्शित करेगा, जिसमें जैसे ही हम 7, 8, 9, 10 ऐसे बढ़ते जाएंगे तो दुर्बल क्षार आते जाएंगे और उसके बाद में 11, 12, 13, 14 पर जाकर ये प्रबल क्षार होंगे। अर्थात इस समय हाइड्रोजन आयन के सांद्रण में इनकी कमी होगी और हाइड्रोक्साइड आयन के सांद्रण में क्या होगी? वृद्धि होगी। तो यहां हम इस निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं कि जो पीएच स्केल है, जिसमें पी एक सूचक है पुषांश, ये एक जर्मन शब्द है जिसका मतलब है शक्ति, जिसका अर्थ है शक्ति। तो हाइड्रोजन आयन के सांद्रण से इसका संबंध है और किसी भी विलयन में उपस्थित जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है उसको ज्ञात करने का ये स्केल है जिसे हम पीएच स्केल कह रहे हैं। इसमें जो 0 है वो अधिक अम्लीयता को बता रहा है और वहां से लेकर 14 तक, और 14 किसको बता रहा है? अधिक क्षारीय को बता रहा है। यहां तक कि आप पीएच मान ज्ञात कर सकते हैं। अब बच्चों जो सामान्य इंडिकेटर होते हैं या सामान्य सूचक होते हैं वो हमें बताते हैं कि कोई भी दिया गया सब्सटेंस अम्लीय है या क्षारीय, जैसे कि लिटमस पेपर वगैरह होते हैं, तो ये बताते हैं कि ये अम्लीय है या क्षारीय है। परंतु ये कितना प्रबल अम्लीय है या कितना दुर्बल अम्लीय है या कितना प्रबल क्षारीय है या कितना दुर्बल क्षारीय है, इसकी इंफॉर्मेशन वो सामान्य सूचक हमें नहीं दे पाते। तो इसके लिए बच्चों हमें यूनिवर्सल इंडिकेटर का उपयोग करना पड़ता है, सार्वत्रिक सूचक का उपयोग करना पड़ता है, जो हमें किसी विलयन का पीएच मान बताते हैं। तो ये विलयन का जो पीएच मान बताते हैं तो उससे पता चलता है कि कोई भी विलयन जो हमें दिया गया है वो कितना प्रबल या दुर्बल अम्ल या क्षार है या वो उदासीन है। तो बच्चों जो सार्वत्रिक सूचक या यूनिवर्सल इंडिकेटर होते हैं वो बहुत सारे डिफरेंट इंडिकेटर्स या डाइस का मिश्रण होते हैं, जो पूरी पीएच स्केल पर क्या करेंगे कि अलग अलग जगह अलग अलग पीएच वैल्यूज पर अलग अलग कलर देंगे, जिससे हम उसकी पहचान कर पाएंगे। तो बच्चों आप यहां पर मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूं यूनिवर्सल इंडिकेटर से पीएच वैल्यूज के आधार पर विलयन के बारे में पता करना कि वो प्रबल अम्ल है या दुर्बल अम्ल है या दुर्बल क्षार है या प्रबल क्षार है। तो इससे संबंधित एक प्रायोगिक वीडियो हमने पहले चैनल पर अपलोड किया हुआ है यूनिवर्सल इंडिकेटर का, लेकिन यहां मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बताना चाहूंगा कि ये जो आपका जो सार्वत्रिक हमारा जो यूनिवर्सल इंडिकेटर या सार्वत्रिक सूचक होता है उसमें ये यहाँ आपका ये इस तरह से एक स्ट्रिप होती है और इसमें ये ऐसे ऐसे येलो कलर के स्ट्रिप्स होते हैं और इसमें जैसा कि मैंने बताया कि ये बहुत सारे डिफरेंट इंडिकेटर्स या डाइस का क्या होता है मिश्रण होता है, जो कि पूरी पीएच स्केल पर अलग अलग पीएच वैल्यूज पर अलग अलग कलर देगा। तो हम ये देखते हैं कि अगर आप इस सार्वत्रिक सूचक को या यूनिवर्सल इंडिकेटर को अगर आप
अम्ल में डुबोते हैं, जैसे कि आप यहाँ HCl अम्ल में अगर आप इसको HCl अम्ल की एक ड्रॉप इसके ऊपर अगर डालेंगे तो ये डार्क रेड कलर बनाएगा, और जो डार्क रेड कलर बनाएगा तो ये डार्क रेड कलर तो ये यहाँ आ रहा है, तो मतलब ये इसका जो pH होगा वो 1 और 2 के बीच में होगा कहीं, तो हम कहेंगे कि ये प्रबल अम्ल है। अगर इस पर आप तो देखिए इस तरह का ये कलर आएगा, ये प्रैक्टिकली हम इसको चैनल पर अपलोड पहले कर चुके हैं। और अगर इस पर आप नींबू पानी, जिसको हम सिट्रिक एसिड बोलते हैं, वो अगर आप डालेंगे तो ये इस तरह से ऑरेंज रेड आपको कलर देगा। तो जो ऑरेंज रेड कलर देगा तो फिर इसका जो pH वैल्यू होगा वो 2 से 3 के बीच में लगभग होगा, और ये हम कहेंगे कि ये एक ये भी आपका एक अम्ल है जो अपेक्षाकृत जो आपका HCl अम्ल है उसकी तुलना में कम प्रबल है। फिर उसके बाद में अगर आप यहाँ देखें तो हम फिर इसको NaOH क्षार में अगर डीप करते हैं तो हम पाते हैं कि जो NaOH क्षार के साथ में ये इस तरह से हमारा थोड़ा बैंगनी रंग देता है, और ये 13 से 14 के बीच में इसका pH लगभग आता है, तो हम कहते हैं कि ये क्या है, प्रबल क्षार है। और जब आप इसको शुद्ध जल में डीप करते हैं तो ये शुद्ध जल में ये ग्रीनिश होता है, मतलब हरा रंग देता है, तो ये हमें बताता है कि इसका ये जो 7 पर ये ग्रीनिश आप देख लीजिए, तो शुद्ध जल का जो pH मान है वो 7 है और ये उदासीन है। तो इस तरह से ये यूनिवर्सल इंडिकेटर का हम यूज करते हैं जो हमें किसी विलयन का pH मान बताता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर। उससे हमें पता भी चल जाता है कि कौन सा अम्ल या क्षार कितना प्रबल या अपेक्षाकृत कम प्रबल या दुर्बल है। जैसे आप अगर बात करें तो सांद्र HCl के लिए अगर आप बात करें तो सांद्र HCl की pH वैल्यू आपकी 0 है और वो प्रबल अम्ल है। उसके साथ में अगर हम देखें तो जो हमारा जठर रस है, तो जठर रस में आपकी pH वैल्यू है 1.2, तो ये भी प्रबल अम्ल है। और जो हमारा नींबू का जो रस है उसका भी pH कितना है, 2.2 है, तो यह भी सांद्र HCl और जठर रस की तुलना में थोड़ा कम प्रबल है। और उसके बाद में अगर आप जल के लिए जाएं तो शुद्ध जल का pH मान जो है वो 7 है, और शुद्ध जल क्या है, हमारी pH स्केल के हिसाब से ये उदासीन है। बच्चों जो रक्त का pH मान है वो 7.4 है, मतलब वो थोड़ा सा क्या है, क्षारीय है। और जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है उसकी pH वैल्यू 10 है, तो वो भी क्षारीय है। और सांद्र NaOH जिसका भी हमने यहाँ जिक्र किया है, सांद्र NaOH का, तो इसका जो pH मान है वो लगभग 14 के आसपास है, तो ये क्या है, प्रबल क्षार है। तो इस तरह से ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है ये हमें किसी विलयन का pH वैल्यू बताता है। और pH वैल्यू जो है वो क्या बताती है कि किसी विलयन में कितनी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है। अगर ज़्यादा हाइड्रोजन आयन का सांद्रण हुआ, हाइड्रोजन आयन का जब सांद्रण उसमें बढ़ता जाएगा तो वह उसकी अम्लीयता क्या होगी, बढ़ती जाएगी। और हाइड्रोजन आयन के सांद्रण में कमी जो है उसकी बढ़ती हुई क्षारीयता को बताएगी। तो चलिए बच्चों अब हम इस pH स्केल का महत्व समझ लेते हैं कि इसका महत्व क्या है। बच्चों जो pH स्केल है वो हमारे पाचन तंत्र का जो हमारा pH है, हम उसका भी वो दैनिक जीवन में अगर हम pH के महत्व की बात करें तो हमारा जो स्टमक है या हमारा जो उदर है वो आपको पता है कि वो HCl अम्ल को उत्पन्न करता है, और ये अम्ल हमारे पाचन में सहायक है। इसका pH लगभग 1.4 के आसपास होता है। और बच्चों जो अपच की स्थिति में क्या होता है, इसकी मात्रा HCl अम्ल की मात्रा हमारे पेट में बढ़ जाती है, जिससे हमारे पेट में जलन और दर्द होने लगता है।
तो बच्चों आपको पता है कि जब पेट में जलन और दर्द होता है, हम कहते हैं कि ये एसिडिटी बढ़ गई है, तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं, एंटासिड जैसे क्षारकों का उपयोग करते हैं। एंटासिड का मतलब है एंटी एसिड। तो जैसे एंटासिड में आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज कर लीजिएगा, बेकिंग सोडा भी यूज कर सकते हैं आप, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जैसे दुर्बल क्षारक आप उपयोग में ला सकते हैं, जो ये बढ़ते हुए जो बढ़ा हुआ अम्ल है इसकी अधिकता को वो उदासीन कर देगा। तो आप ऐसे में एंटासिड का यूज कीजिए, और एंटासिड में आप ले सकते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, बेकिंग सोडा आदि को आप दुर्बल क्षारक का उपयोग में ला सकते हैं। अब बच्चों जो हमारा पीएच है, जो दैनिक जीवन में पीएच का महत्व है, वो पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय को भी हमें यहां समझना होगा। बच्चों जो मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया होते हैं, वो बैक्टीरिया जब हम शुगरी भोजन करते हैं तो उसके बाद मुंह में जो हमारा अवशिष्ट शर्करा और खाद्य पदार्थ होते हैं उनका वो ब्रेक डाउन करके, मतलब निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न करते हैं। बैक्टीरिया क्या करते हैं, अगर हम शुगरी भोजन लेते हैं तो मुंह में जो अवशिष्ट शर्करा होता है वो और जो खाद्य पदार्थ है उनको वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, उनको निम्नीकरण करते हैं और वहां अम्ल उत्पन्न करते हैं। और बच्चों मुंह के पीएच का मान जब 5.5 से कम होने लगता है तो दंत क्षय प्रारंभ हो जाता है, दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। तो ये जो अम्ल बनता है, जैसे आपका लैक्टिक एसिड, आप इसको बोल सकते हैं कि लैक्टिक एसिड जैसा अम्ल यहां बनता है, तो ये हमारे दांतों के इनेमल पर अटैक करता है। अब बच्चों क्या है कि दांतों के इनेमल पर जब अटैक करता है तो यही दंत क्षय का कारण बनता है। दांतों का जो एक्चुअल इनेमल होता है, दांतों का जो इनेमल होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है और ये हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है। लेकिन पीएच कम होने पर इसका भी क्या होता है, क्षरण होने लगता है। तो पीएच आपका 5.5 से कम होने पर यह दंत क्षय प्रारंभ हो जाता है। तो इसके लिए हमें क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग करना चाहिए, जैसा कि हम सामान्य तौर पर करते हैं। तो बच्चों हमने ये पीएच के बारे में और जाना। अब आप ये देखिए कि पीएच में हमारा जो तीसरा जो हमारे दैनिक जीवन में महत्व की बात करें तो वो है पीएच परिवर्तन के प्रति पौधों और जंतुओं की संवेदनशीलता। बच्चों अगर हम देखें तो जो मिट्टी के पीएच की बात करें हम, तो हमें पता है कि 7 पर तो वो उदासीन है और 7 से कम पर मिट्टी की प्रकृति लो पीएच वाली हो जाएगी, जिसको हम कहेंगे अम्लीयता बढ़ गई, एसिडिक नेचर हो गया मिट्टी का। और अगर वो 7 से ज्यादा होता है तो हम कहते हैं कि हाई पीएच हो गया, तो उसका बेसिक नेचर हो गया। तो हमारा शरीर भी क्या करता है कि 7 से 7.8 तक के पीएच परास के बीच में ही काम करता है। जो जीवधारी होते हैं उनका शरीर बहुत ज्यादा रेंज नहीं होता उसका पीएच, मतलब पीएच का बहुत ज्यादा रेंज नहीं होता। जैसे हमारा ह्यूमन बॉडी है तो 7 to 7.8 है, इसके बीच में ही काम करेगा। तो हम जीवित प्राणियों का बहुत नैरो पीएच रेंज होता है और उसी में हम जीवित रह सकते हैं। और उसके साथ में जो वर्षा जल का जो पीएच है, मान लीजिए प्रदूषण के कारण वर्षा जल में कुछ हानिकारक तत्वों के मिलने से पीएच वैल्यू जब कम हो जाती है तो हम कहते हैं कि ये हानिकारक अम्लीय वर्षा है। तो ऐसे में पीएच जब 5.6 से कम हो जाता है तो हम कहते हैं ये अम्लीय वर्षा है। तो बच्चों जब ये अम्लीय वर्षा का जल नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के जल का पीएच भी कम हो जाता है। तो वहां जो जीवधारी रह रहे हैं उनके जीवन के लिए भी बड़ी मुश्किल वहां हो जाती है। तो बच्चों जो हमने समझा कि जो पेड़ पौधे हैं उनके बारे में भी अगर बात करें
तो अधिकांश जो प्लांट्स होते हैं उनका जो पीएच है वो 7 के आसपास होता है, मतलब वो अच्छा ग्रो करते हैं 7 के आसपास। और यदि मिट्टी बहुत अधिक अम्लीय हो गई या बहुत अधिक क्षारीय हो गई तो प्लांट्स पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। रासायनिक खाद जो हम यूज करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स, उससे भी पीएच पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अब बच्चों ज्यादातर क्या होता है कि जो मिट्टी होती है उसमें अम्लीयता आ जाती है। तो ऐसे में हमको क्या करना चाहिए कि उसमें क्विक लाइम या स्लैग्ड लाइम जिसको हम कहें, कैल्शियम ऑक्साइड वगैरह या कैल्शियम कार्बोनेट, चूना वगैरह मिलाते हैं, तो जिससे क्या होता है कि उसका जो पीएच है वो थोड़ा बढ़ जाता है और उसकी जो एसिडिक नेचर होता है वो कम हो जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि वो लगभग 8 के आसपास, 8.3 के आसपास वो निकल जाता है और मिट्टी क्षारीय हो जाती है। तो ऐसे में हमें यूं कहें कि हमें उस समय थोड़े से कंपोस्ट वगैरह या कहेंगे डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर जो भी हैं, तो कंपोस्ट वगैरह का हमको उपयोग ऐसे समय में करना चाहिए। अब पीएच के महत्व में एक और बात हम कर लेते हैं कि पशुओं और पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। तो बच्चों क्या होता है कि बहुत सारे पौधे और जो पशु होते हैं वो शत्रुओं से रक्षा करने के लिए उनके शरीर में पेनफुल और इरिटेटिंग एसिड्स छोड़ देते हैं। जैसे मधुमक्खी या चींटी जो है वो अपने डंक के साथ में क्या करती है, एसिडिक लिक्विड छोड़ती है, मेथेनोइक अम्ल छोड़ती है। तो ऐसे में हमें क्या करना, उसके उपचार के रूप में हमें थोड़ा सा जो कहते हैं कि एक दुर्बल क्षार बेकिंग सोडा का हमें उपयोग कर लेना चाहिए, और बेकिंग सोडा उस जगह पर हम रब करेंगे तो वो हमें उससे राहत प्राप्त होगी। पौधों में नेटल जो है एक जंगली पौधा है और उसमें भी यह है कि उसमें उसके स्टिंगिंग हेयर होते हैं, और ये हेयर या बाल जो होते हैं ये छूने पर मेथेनोइक अम्ल छोड़ते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि हमारे हाथों में जलन वगैरह होने लगती है, तो उसका भी हम यही उपचार करेंगे कि थोड़ा सा कम क्षारीय जो भी हमारा जैसे बेकिंग सोडा वगैरह है उसका हम उपयोग वहाँ भी कर सकते हैं। तो बच्चों आज हमने ये दैनिक जीवन में पीएच का महत्व और पीएच के बारे में चर्चा की, और यूनिवर्सल इंडिकेटर पर हमारा वीडियो पहले से ही चैनल पर उपलब्ध है, आप अवश्य देखिएगा। धन्यवाद। प्लास्टर ऑफ पेरिस, विरंजक चूर्ण जिसको ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा या धोने का सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन क्लोरीन, इन सब के रासायनिक नाम, सूत्र और उपयोग एग्जाम में बहुत आते हैं। बहुत सरल तरीके से शॉर्टकट में मैंने इसको बताने का प्रयास किया है ताकि आप एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से तैयारी कर सकें। देखिए सबसे पहले है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो एग्जाम में पूछा जाता है उसका रासायनिक नाम, सूत्र और 2 उपयोग लिखिए, तो हमें कम से कम 3 उपयोग याद करना चाहिए। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ये जिप्सम को गर्म करने पर प्राप्त होता है, और इसका जो रासायनिक सूत्र है वो है CaSO4.12H2O। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। उपयोग क्या है तो हमें मालूम है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग क्या होता है, हड्डियों को जोड़ने के काम में आता है ना ये। तो जो हड्डी रोग विशेषज्ञ होते हैं वो क्या करते हैं, टूटी हुई हड्डियों को सही जगह स्थिर रखने में इसका उपयोग करते हैं। फिर आपने देखा होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस के खिलौने भी बनते हैं, मूर्तियाँ भी बनती है, तो खिलौने बनाने में, और इसका चाक भी बनता है जिससे हम बोर्ड पर लिखते हैं। फिर दूसरा है विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। याद रखिएगा रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, सूत्र है CaOCl2। और ये विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर अभी बहुत उपयोग हो रहा है कोविड के दौर में। तो ये एक्चुअली रोगाणु नाशक के रूप में काम आता है और जल को शुद्ध करने में इसका उपयोग करते हैं। वस्त्र उद्योग में भी ये सूती और लिनेन के विरंजन में, तो आप केवल डायरेक्ट भी लिख सकते हैं विरंजन क्रिया में, और ऑक्सीकारक के रूप में, बहुत छोटा छोटा भी लिख सकते हैं, विरंजक के रूप में, ऑक्सीकारक के रूप में और रोगाणु नाशक के रूप में। बहुत है, इतना पर्याप्त है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बेकिंग सोडा,
तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम है वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और बेकिंग सोडा जो है वो एसिडिटी को दूर करने में काम आता है, तो एसिडिटी को दूर करने में भी लिख सकते हैं, इतना भी पर्याप्त होगा। एंटासिड के एक संघटक के रूप में है ये। और सोडा अम्ल अग्निशामक में है ना, जो हमारा आग बुझाने के काम में आता है, उसमें सोडा अम्ल अग्निशामक में इसका उपयोग होता है। बेकिंग पाउडर बनाने में तो बहुत सरल भी लिख सकते हैं कि पेट की एसिडिटी को दूर करने में, सोडा अम्ल अग्निशामक में और बेकिंग पाउडर बनाने में। आगे बढ़े, नेक्स्ट हमारा है वॉशिंग सोडा या धोने का सोडा। तो ये है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है ना। अब सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और डेकाहाइड्रेट में आप 10H2O लगाएंगे, ठीक है। और ये हमको पता है कि वॉशिंग सोडा है, धोने का सोडा किस काम आता है, कपड़े धोने आदि में काम आता है। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं घरों में साफ सफाई में, कपड़े धोने में। दूसरा, आप कागज़ उद्योग में भी इसका उपयोग करते हैं, तो कागज़ उद्योग में लिख दीजिएगा, ठीक है। साबुन उद्योग में, साबुन बनाने में, कांच उद्योग में, है ना। और जल की स्थायी कठोरता दूर करने में, तो कोई से भी 3 पॉइंट आप इसमें से बना लीजिएगा। इनको आप अलग अलग भी कर सकते हैं, कांच उद्योग में, कागज़ उद्योग में, ऐसे करके। चलिए नेक्स्ट ले लीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, NaOH। तो ये साबुन और अपमार्जक बनाने में, ये भी कागज़ बनाने में काम में आता है। तो यहाँ सोडियम से आप क्लियर कर लीजिएगा। और ये कृत्रिम फाइबर बनाने के उपयोग में भी आता है। अब आपका नेक्स्ट है कि हाइड्रोजन के क्या उपयोग हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि हाइड्रोजन के जो उपयोग हैं वो और क्लोरीन के जो उपयोग हैं, ठीक है ना, अब वो एक जैसे हैं। तो हाइड्रोजन के उपयोग में आप लिखिएगा HCl अम्ल के उत्पादन में, ठीक है ना, वनस्पति घी बनाने में और ईंधन में। और इधर भी लिख दीजिएगा HCl अम्ल के उत्पादन में, जल को शुद्ध करने में और कीटनाशक में, क्योंकि क्लोरीन वहाँ भी काम आया था, किसमें, विरंजक चूर्ण में, CaOCl2 में भी वहाँ आपने उसको देखा था कि वो जल को शुद्ध करने में काम में आ रहा था। तो यहाँ वैसा का वैसा आप यहाँ भी लिख सकते हैं।